अच्छा जी, मॉक डिस्कशन का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन ज़रा पढ़ें जल्दी से, वैसे तो आप अभी करके आए लेकिन पढ़ें। जी बच्चों, ML owns several properties and has a year end of 31 December. Wherever possible, ML carries investment properties under fair value model. 5 years ago, 10 buildings located in Laya having cost of 250 were purchased for capital investment potential. Useful life of buildings was 20 years. On Yakam July 23, 4 buildings were disposed against 180 million. Simple. आगे कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज नॉट बीन क्लियरली डिटर्मिनेबल। बलोचिस्तान प्रॉपर्टी याद आ रही है, तो इसको कॉस्ट पे रखेंगे। हाउएवर एट द ईयर एंड फेयर वैल्यू माइट वेरी इन बिटवीन 360। और हाँ, ये लाइन शुक्र है दे दी। अगर हमने पढ़ा था डिस्क्लोजर्स के अंदर कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है तो उसको कॉस्ट पे रख लेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसके बारे में एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना है, रेंज ऑफ फेयर वैल्यू। और वजह सजा, वजह तो नहीं बताई हुई, तो रेंज वाली बात की हुई है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि यूं लिख देंगे कि प्रॉपर्टी इन लैया, द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन लैया हैज नॉट बीन डिटर्मिनेबल। अब वजह क्या है उसने नहीं बताई हुई, तो बस यही बस लिख देंगे, हमारे पास नहीं है वजह, लेकिन अगली लाइन साथ लिख देंगे हाउएवर एट ईयर एंड फेयर वैल्यू माइट वेरी बिटवीन 360 to 400 मिलियन। याद है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? मैं ओपन नहीं कर रहा, आप ओपन करके देख लीजिए। डिस्क्लोजर के अंदर हमने पढ़ा था एडिशनल डिस्क्लोजर्स उन एसेट्स, उन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। वैसे सारे फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे रखी हुई हैं उनके बारे में ये एडिशनल डिस्क्लोजर देना होता था, ठीक है ना? तो वो भी टेस्ट हुआ। अब अगर बात करें लैया बिल्डिंग की, तो लैया बिल्डिंग जो है उसके अंदर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों ही आएंगे, ठीक है। ओपनिंग कितना है? 250 5 साल पहले, और इस साल के दौरान नोट देखो ना, नोट किस साल का बनाना है? 31 दिसंबर 2023 का। तो 23 के दरमियान में ये बिकी है, तो ओपनिंग डेट पर तो लैया वाली बिल्डिंग जो है वो कितने पर पड़ी होगी जी? 250 की कॉस्ट पर। ऐसे ही कैलकुलेटर हाथ में रखो, फिगर्स मौजूद हैं, आपको कैलकुलेट, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सोल्यूशन मौजूद है, भी दिखाता जाऊंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग एक्यूमुलेशन कितनी होगी भाई? 250 डिवाइड बाय, चूंकि अब ये कॉस्ट पर रखा, मतलब फेयर वैल्यू टर्मिनेबल नहीं है ना, तो इसकी लाइफ कितनी थी? 20 साल। किधर लिखा? 10 साल नहीं? अच्छा, ये 10 बिल्डिंग है, और कहीं पे रेजुल वैल्यू तो नहीं है? नहीं है, चलो तो डिवाइड बाय 20 इंटू जी। अब 5 साल पहले इसको खरीदा था, तो 5 साल पहले खरीदा था, 5 साल पहले 250 की परचेज की थी, यूजफुल लाइफ इज 20 साल। ऑन यकम जुलाई इनमें से 4 बिकी हैं, ठीक है। तो यहां पर 5 कर दें, आंसर क्या आता है? यहीं पे नोट बनने लग गया, वैसे आपस की बात है। आपने कैलकुलेशन नोट बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ आपने कैलकुलेशन कर देनी है, क्योंकि सोल्यूशन मौजूद है आपके पास। जी कितना? चेक करते जाओ बस, ये देखो 250 और 62.5। अब वो कहता है इसमें से 4 बिल्डिंग्स बिक गई हैं। 4 बिल्डिंग्स जो बिकी हैं इनके बारे में नहीं बताया कि इनकी कॉस्ट वगैरह कितनी थी, नहीं ना बताया। तो भाई सादा बात है, 10 बिल्डिंग खरीदी थी 250 की, चुप है, तो इसका मतलब एक ही जगह पे खरीदी हुई है, तो फिर 250 बटा 10 यानी 25 की एक है, तो 4 कितने की हुई फिर? तो फिर इनको डिस्पोज करना है, तो बहुत सिंपल। मैं कहां बना रहा था इसको? ये तो सोल्यूशन है ना, सॉरी जी। इधर आपने क्या करना है? यहां पे एडिशन आना है, डिस्पोजल आना है, और उसके बाद फेयर वैल्यू, रीवैल्यूएशन तो नहीं है ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आनी है, और कुछ आना है, ट्रांसफर इन आउट भी आता है, ठीक है जी। यार अब देखो ना, मेरा कोई इरादा नहीं था इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने पता नहीं क्या हो रहा है आज, शुफ हो रही है जी। उसके बाद ट्रांसफर और क्लोजिंग आ जाएगा, और यहां पर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर,
उसके अलावा क्या हो सकता है, डिस्पोजल, बस और क्लोजिंग, ऐसे ही है ना। अब इनमें से 100 की बिल्डिंग गई, एडिशन कोई नहीं हुआ, एडिशन कुछ भी नहीं हुआ, कोई हुआ इसमें एडिशन लैया वाली बिल्डिंग में, डिस्पोजल तो हुआ है, वर्किंग वगैरह देख लेना, वेरी सिंपल, 25 × 4 250 बटा 10 × 4 है, ठीक है। उसके बाद इनकी डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन ये निकाल लें। अब वेरी सिंपल, 100 डिवाइडेड बाय 20 × 5.5, मेरे ख्याल से तो यही बनता है, आंसर क्या आता है। और ये बिल्डिंग्स यकम जुलाई 23 को बेची है ना, अब बोलो जी कितना, 27.5। अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कैश लिखकर गेन लॉस निकालने की जरूरत है, क्योंकि उसने पीपीई या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मांगा हुआ है, उसने पीएनएल एक्सट्रैक्ट्स वगैरह नहीं मांगे, बैलेंस शीट के पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स मांगता तो मैं पूरी जनरल एंट्री करता, मैं 140 का कैश लिखता और गेन लॉस निकालता, पर मुझे इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद रह जाती है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की फिगर, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो आ नहीं सकती, ट्रांसफर इसमें है नहीं, तो ये तो कहानी खत्म हो जानी है यहीं पर। ये कितना आ जाएगा 150, और मुझे सिर्फ अब क्या चाहिए, क्या चाहिए जी, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर क्लोजिंग चाहिए, उसके लिए सिर्फ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकला है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बहुत आसान था, यहीं से दिखा दूं, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ठीक है, तो आपने 250 में 100 माइनस कर देना है, जो 150 बचना है उसको बटा 10 कर देना, बटा 20 कर देना है, और एडिशन के ऊपर 6 महीने की डेप्रीसिएशन ले लेनी है। अब ये वर्किंग में दिखा रहा हूं, अब मुझसे ये ना करवाओ प्लीज। ये 27.5, ये सही थी फिगर दोनों, जरा ये देख लें, 100 माइनस हुआ 27.5, ये सही है ना, ये तो सही है। उसके बाद ये 10 की फिगर कैसे आई है, वेरी सिंपल, ये देखें, ऑन ओपनिंग ये 150 डिवाइड बाय 10, और डिस्पोजल पर 6 महीने की डेप्शन, तो 10 रुपए की डेप्शन आ गई, ठीक है, और सही है। अब पूरा नहीं कर रहा मैं ये, ओके, यहां से आप निकाल लोगे, बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपने 3 वो मुफ्त के नंबर भी लेने होते हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट बेसिस वाले, डेप्रीसिएशन मेथड और लाइफ या रेट। उसके बाद सब नोट्स में जाकर इस बिल्डिंग के बारे में वो लाइन भी लिख देनी है कि फेयर वैल्यू टर्मिनेबल नहीं थी, और इसकी रेंज ये है, उसका भी 0.5 मार्क था मेरे ख्याल में, तो ये 1.5-2 नंबर यहां से भी आ गए होंगे, कितना ही सिंपल था ये। उससे अगले तो इससे भी आसान थे, ये मुश्किल तरीन एडजस्टमेंट थी इस सवाल में। ML has a property in साहिवाल being used as warehouse, PPE है, समझ आती है बात की, आसान सवाल होते हैं पर्चे में। अब क्या मुश्किल थी इसमें, ये किस किस को मुश्किल लगा है, अगो हंस के खा छड़िया करो। ML has a property in साहिवाल being used as PPE having cost and accommodation of 260 and 70 with remaining useful life of 10। NL uses cost model, ठीक है जी, ऑन 30 सितंबर 23, ये वो हमारे साल के दरमियान की बात है। ये बुक वैल्यू उसने बताई हुई है, मुझे लग रहा है स्टार्ट की होगी, जाहिर सी बात है। ऑन 30 सितंबर 23 प्रॉपर्टी वाज वेकेटेड एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ये जनाब ट्रांसफर होकर जा रही है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपी होना है, ठीक है ना, और सही है। एट दिस डेट फेयर वैल्यू वाज 192। अब रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत रीवैल्यू करेंगे, पीपीई के अंदर पड़े हुए, और फेयर वैल्यू पे लाके उसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद 31 नंबर पे सिर्फ फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड होगा। बहुत आसान, बहुत आसान। इसकी वर्किंग कहाँ कर लें, इसकी वर्किंग कहीं भी नहीं की हमने। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी, सर के गांव की प्रॉपर्टी, साहिवाल प्रॉपर्टी। ओपनिंग कोई नहीं था, कुछ भी एडिशन नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, ट्रांसफर इन है, और फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। और इधर देखो आगे ये है। अब ये सवाल है, कह रहे हैं जी मुश्किल है, मतलब बंदे जो शर्म ना आवे हैं। ओके, नाउ ट्रांसफर इन की एंट्री करनी है। अब जनाब एक वर्किंग हो रही है जिसके अंदर यहां पर मैं ले लेता हूं, ML हैज अ प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड हैविंग अ कॉस्ट एंड W 260 एंड 30 रिस्पेक्टिवली विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल।
तो उसने रिमेनिंग लाइफ दी हुई थी, ठीक है जी। तो मैं इसको ओपनिंग ही अज्यूम करूंगा, सवाल के अंदर सारे ही ओपनिंग बैलेंसेस थे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2023 हमारा ये साल है ना। बोलो डिस्क्रिप्शन, बुक वैल्यू लो, बुक वैल्यू लो डायरेक्ट। हाँ जी बोलो। ये जनाब 260 और 70 190, 260 माइनस 70 100, ये क्या है वेयर हाउस है 90, ठीक है जी। उसके बाद 30/9 पर ये ट्रांसफर होना है, तो 30/9 पर इसे फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे, 30/9 पर। तो 30/9 तक पहले डेप्रीशिएट करो, ऐसा ही है। अब इस ये 190 नहीं है, इस 190 को रिमेनिंग लाइफ ही उसने दी हुई थी, इस पे डेप्रीशिएट करो। नहीं रिमेनिंग लाइफ गिवन है ना, ठीक है जी। बोलो कितना आया जी। बुक वैल्यू 30/9 170, जिसका टाइम हो गया बेटा वो जाए। हाँ अच्छा 9/12 जी 14.25 जी 1 इन्ने दिन बाद लभे हो मैनू, आज छड्डदा हूं मैं तुहानू जी। बोलो जल्दी करो ये खत्म करके चले जाना। बोलो 175.75। उसके बाद जी 30/9/23 पर इसको रीवैल्यू करो और रीवैल्यू करके फिर ट्रांसफर कर दो। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी गिवन है सवाल में भाई? बुलाओ उनको, यहीं पीआरसी के अंदर थोड़े से बच्चे हैं, जगह बनवाते हैं जानमाज वगैरह की जी। रीवैल्यूड अमाउंट, ताकि आप 3-1 बजे पढ़ लेंगे ना उसके बाद फिर जी। आप बुलाएं जी। बोले आप तो बोले, आपने बुलाना नहीं, आपने बोलना है। 190 लिखी हुई है, देखो 192। अब ये सारी वर्किंग करने की गालिबन कोई जरूरत नहीं थी, ये तो आपके लिए कर रहा हूं समझाने के लिए। अभी बताता हूं एंड पे क्या करना था, ठीक है जी। बोलो 16.25 का सरप्लस आ गया, और उसके बाद इसको अब ट्रांसफर आउट कर देना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ऐसे ही है। और यहां पे कुछ नहीं बचना, और सरप्लस बेचारा रोता रहेगा जब तक कि ये एसिड बिकेगा नहीं, पड़ा रहेगा। याद है आपको ये काम किया हुआ है हमने कई दफा, 2 से 3 दफा सवालों के अंदर किया हुआ है। सरप्लस पड़ा रहेगा, नहीं कहीं जा सकता ये, ठीक है। या डिस्पोजल पे या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे, 2 ही सूरतें हैं इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स में जाने की। तो बच्चों अब इसके अंदर ये सारी वर्किंग जो है, ये सिर्फ जो है वो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थी, बाकी ये सारी कहानी का और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ आपको कंफर्टेबल करना था, ठीक है ना। बहरहाल ये 16.25 के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा था, बीच में कैमरा ने ज़रा ब्रेक लिया। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 16.25 या तो आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, या स्टैंडर्ड ही ये ऑप्शन देता है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कर लो इकट्ठा, इसको पड़ा रहने दो। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन वाला मामला तो बचा नहीं है, तो जब डिस्पोजल होगा तो ये एक्चुअल में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये सारी कहानी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमने नोट बनाना था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सब नोट में रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट तो होती कोई नहीं है, ये तो पीपीई में पड़ा था, यहाँ से निकल कर आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जो ये आया है 30/9 को पीपीई से, ये आया 192 पर, और ईयर एंड के ऊपर, ये सारी कहानी को नहीं हमने करनी है, तो डायरेक्ट करने वाला सवाल था ये वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। ईयर एंड के ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है वो 200 पे पहुंच गई है, तो क्लोजिंग कितना आ गया, कैरी डाउन 200, और 8 का क्या आ गया जी, फेयर वैल्यू गेन। अब ये सारी कहानी सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर पीपीई से कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आए तो फेयर वैल्यू पे आती है, और फेयर वैल्यू कितनी है 192। अब जो गेन लॉस है वो तो रिकॉर्ड होकर ये फेयर वैल्यू पे आ गया होगा, तो हमें डायरेक्ट सिर्फ क्या लिखना चाहिए था, ट्रांसफर इन में 192 और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 8 और क्लोजिंग 200, ठीक है ना। ये इतनी सी कहानी लिखनी थी। ये सारे का सारा सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये रिक्वायर्ड नहीं था। अगर आपने कोई कैलकुलेशन शो करनी भी थी तो शायद वो सिर्फ इतनी सी करनी थी। 192 तो सवाल में गिवन था, 200 माइनस 192 करके फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 8 लिखना था आपने। तो इस नोट के अंदर यहाँ पे आपने यूँ लिखना था सिर्फ डायरेक्ट 192, कोई वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना था यहाँ पे, ठीक है। और ये 8 जो है इसके बारे में आपने छोटी सी वर्किंग कर देनी थी कि ये 8 कैसे आए, एक छोटी सी वर्किंग कर देते 200 माइनस 192, ठीक है।
और यही जो है वो क्या, क्यों, हाँ ओ चलो 192 और ये 8, वही फिर वही काम, 192 ट्रांसफ़र है, ये 8, अब सही है ओके जी। तो ये 200 पे आ गया और यही 200 आपका नज़र आना था यहाँ पे, ठीक है ना, और आगे कहानी हुई। अब इसके बारे में आपने कोई और सब नोट नहीं देना था क्योंकि और कोई डिटेल गिवन नहीं थी। तीसरी और आखिरी एडजस्टमेंट इसकी थी, एक कमर्शियल शॉप है जो हमने फॉर रीसेल यानी इन्वेंट्री में रखी हुई थी, ठीक है जी, और इसकी फेयर वैल्यू 145 थी, कॉस्ट 145 थी और फेयर वैल्यू 155 थी यकम जनवरी 23 पर, और 30 जून 23 पर इसको हमने रेंट पे दे दिया, यानी इन्वेंट्री से ये ट्रांसफर होकर बन गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 30 जून पर। लेकिन ठीक है, वो कहता है एट दिस डेट 157 मिलियन की इसकी फेयर वैल्यू थी और 31 नंबर पे ये फेयर वैल्यू बढ़ के 160 हो गई। अब सबसे पहले तो 30 जून पर खड़े होकर हमने इसको ट्रांसफर करना था, इन्वेंट्री से ये निकल गई है। अब इन्वेंट्री में ये कितने पर पड़ी होगी, फेयर वैल्यू पर या अपनी वो लास्ट वाली कॉस्ट पर, जो भी था ये कॉस्ट पर भी पड़ी हो 145 क्रेडिट हो गया इन्वेंट्री से। लेकिन बेटा बातें ना करें प्लीज, किस लिए कर रहे हैं बातें आप लोग, आज भी मार खानी चाहिए। 30 जून 2023 पर खड़े होकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू ने आना है जो 30 जून 23 के ऊपर खड़े होकर थी कि नहीं थी, इन्हें जज्बाती होकर 10 बोल रहे हैं, दसो तो सही तुम ऑन 30 जून एट दिस डेट ये 157, तो 157 से ये, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है 12, ये पीएनएल में चला जाना था, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ये 157 पे इन होना था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। अगर मैं यूं करके इसका लेजर बनाऊं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आएगी 30 जून पर, ये कहां से आई है, इन्वेंट्री से आई है, और कितने पे आई है 157। उसके बाद ईयर एंड पर वो कह रहे हैं कि इसकी फेयर वैल्यू 160 पे चली गई है, तो 3 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन इस पे भी आ जाना था। अब ये भी कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये 57 भी सवाल में गिवन था, ठीक है, 145 भी गिवन था। 145 और 57 का डिफरेंस जो 12 है, ये तो ट्रांसफर के दिन का गेन है जो पीएनएल में चला गया है, इसने तो यहां पे नजर नहीं आना था, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में चला गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आने से पहले। ये वो पॉइंट है जो मैंने क्लास के अंदर रीसेंट अटेम्प्ट का टेस्ट में देकर सवाल तो थोड़ा सा सोल्यूशन गलत बनाया था, तो ये भी यहां से भी बता रहा हूं, तो उसको भी साथ ही दिखा देता हूं, ठीक है ना, ताकि ये क्लियर हो जाए। एंट्री ये सिखाई थी आपको छोटी एग्जांपल्स करते हुए, वो एग्जांपल्स जो हमने वो 4-5 एग्जांपल्स नहीं की थी ट्रांसफर की, उसके अंदर जब इन्वेंट्री से ये ट्रांसफर इन हुई थी तो एंट्री यही की थी, इन्वेंट्री क्रेडिट, दो एंट्रीज को कंबाइन करके किया था, इन्वेंट्री क्रेडिट वो जिस कॉस्ट पे पड़ी होती है उससे, और फेयर वैल्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और गेन पीएनएल के अंदर लॉस भी हो सकता था, ठीक है। लॉस वैसे नॉर्मली इसलिए नहीं आता क्योंकि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे होती है ना, तो अगर पहले ही वो चीज उसकी एनआरवी कम हो गई होती तो वो एनआरवी पे पड़ी होती, इसलिए नॉर्मली लॉस नहीं आता, इस पे गेन ही आ रहा होता, ठीक है। अब ये एंट्री भी इसी तरह से करनी थी, सिंपल। ये कौन सी है जी, कौन सी प्रॉपर्टी है, लाहौर, लो जी सर लाहौर पहुंच गए छुट्टी मना के, हैं जी। तो लाहौर में जो प्रॉपर्टी ओपनिंग में कोई नहीं थी, कोई एडिशन नहीं है, एडिशन भी होना चाहिए था, अब देखो ना मजा नहीं आया है ना, डिस्पोजल भी कोई नहीं है, ट्रांसफर इन 157 से हुआ, और उसके बाद छोटी सी वर्किंग करेंगे 160 माइनस 157 करके 3 मिलियन का ये फेयरवेल एडजस्टमेंट बताएंगे, ये 160, यहां सारी कहानी कोई नहीं, और ये 160 पे नजर आ जाएगा। अब ये सवाल था आपका, कितना आसान, तो आसान मुश्किल सवाल मिक्स होते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये इस एडजस्टमेंट के लिए ये करवाया है, ठीक है, क्योंकि मेरी जरा कमजोरी थी, ये मेरे बच्चों के लिए, बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों ने सही किया होगा, मेरे से ये गलती सरजद हुई थी, ठीक है ना, तो ये समझ आती है बात। अब इसको जरा देख लें, मैं करीब ही रख के लाया था टेस्ट 7 का क्वेश्चन, टाइगर लिमिटेड, ये मैंने नाम बदला था, ये रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल था बेसिकली, रीसेंट अटेम्प्ट में इस तरह टेस्ट वगैरह में अक्सर दी होती है, आपको पता है, ठीक है। रीसेंट अटेम्प्ट का ये सवाल था, इसके अंदर ये पॉइंट वैसा ही है। ऑन यकम जुलाई 22 टीएल कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 55 फॉर सब्सिक्वेंट सेल, इन्वेंट्री थी, हाउ एवर वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट ऑन एन एनुअल रेंट ऑफ 8 मिलियन यकम अप्रैल 2022, तो यकम अप्रैल पर 73 की वैल्यू थी, इस दिन ये एंट्री होनी थी, इन्वेंट्री क्रेडिट 55 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 73 से, और गेन कितना बनता है, जल्दी बोलो, 18, ये पीएनएल के अंदर गेन चला गया, ठीक है। उसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आना था
तो इसी तरह से नोट बन रहा होना था, ठीक है। ये क्या है जी, वेयर हाउस है, वेयर हाउस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये मेरा टेस्ट नंबर 7 का सवाल है, ठीक है। ओपनिंग कोई नहीं था, ट्रांसफ़र इन हुआ 73 पर, और फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, अब ईयर एंड पे ये 80 पे चला गया है, तो 7 रुपये की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और इसकी क्लोजिंग आ गया 80 और नीचे कुछ भी नहीं था। ये इसका सही सोल्यूशन था, ठीक है। लेकिन मैंने आपके साथ ये सोल्यूशन ऐसे शेयर किया था, ये देखिएगा ज़रा, ये तो ये गलत था, ठीक है। तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें, 65 नहीं 73, ट्रांसफ़र इन क्या होना है जी 73, और यहाँ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या आनी है जी, ये करेक्ट ट्रीटमेंट इसका आ गया, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन हमने टेस्ट 7 में किया था, रिसेंट टाइम का सवाल है, उसके अंदर ये क्वेश्चन के अंदर गलती थी सोल्यूशन के अंदर। बच्चों ने बताया था, मैंने कहा था कर लेंगे डिस्कस, लेकिन वो रिवीजन में भी भूल गया मुझे डिस्कस करना, तो मैंने कहा चलो आज मौका है, दस्तूर भी है, कर देते हैं, ठीक है, सही है, चले। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन के आगे, ये तो नोट तो बन गया ना, ये तो आ गया दूसरा, वापस आए अपने मॉक पे। केड़ी है ये वाला सवाल, ये बेटा टेस्ट 7 है ना, आप आई कैप का सोल्यूशन देखोगे तो ये नजर आ जाएगा आपको ना। वो पता नहीं इसमें क्या मसला होगा, हालांकि मैंने सारे सही बना के दिए थे, यही मसला आया है, लेकिन एक दो गलत नहीं है, आई वाले एज इट इज है। क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस है ना, वो आई कैप का सोल्यूशन एज इट इज है, ठीक है ना। अगली बार वैसे चेंज करके दिए थे, पता नहीं क्या हुआ है, फाइल चेंज हुई है, जो भी हुआ है, एक दो चैप्टर्स आखिरी के अंदर मसला था, छोड़ें उसको, कोई मसला नहीं। तो सानू कराए नहीं ना सवाल, मैंने क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल ईपीएस के तकरीबन सारे के सारे करवाए हुए हैं, मैंने सारे ही करवाए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई छोड़ा होगा, हैं। हाँ, इसको बताओ ज़रा, हाँ शर्म आनी चाहिए, इसीलिए पर्चे में भी ऐसा होता है, चुप करो बस। अच्छा जी, ओके बच्चों, यहाँ थे हम, अब चलें आगे फटाफट। ये रीड कर लेना भाई, ये आई कैप की किताब में भी, हमारी किताब में भी, एंसिलरी सर्विसेज अगर सिग्निफिकेंट हो अरेंजमेंट में तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, फिर वो पीपीई है, और अगर सिग्निफिकेंट ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये एक पॉइंट था, तो ये पॉइंट भी आपको शरारतन यहाँ पे बताया गया कि जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ना भी होता है, ठीक है, ओके। ले जी, ब्रीफली आंसर, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल भी नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। वैसे पढ़ देता हूं, डेप्शन क्यों ऐड बैक होती है प्रॉफिट में, आप बताएं। नॉन कैश है, पढ़ना सोल्यूशन में ऐसी बात ही होगी। सेल ऑफ इक्विपमेंट वाज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट बट ही इज अनश्योर दैट कॉस्ट ऑफ एसेट अमाउंट वाज, वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कैश इनफ्लो आता है, एसेट की कॉस्ट क्यों नहीं आती। तो कैश फ्लो बना रहे हैं, एसेट की कॉस्ट और डिडक्शन अलग से हमने नेट करके गेन लॉस निकाल के प्रॉफिट में डाला होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको रिवर्स करते हैं। ये वाली कहानी यहाँ पे थोड़ी सी लिखनी थी, थ्योरेटिकल सवाल आ गया कैश फ्लो से, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। परचेज किया इन्वेंट्रीज, लेकिन उसको कहीं पे उन्होंने नजर नहीं वो आ रही, कहता है सिर्फ इन्वेंट्री को, सिर्फ इन्वेंट्री के डिक्रीज को ऐड किया है जी, परचेज ऑफ इन्वेंट्री कहीं नजर नहीं आ रही। कौन सा मेथड है यहाँ पर को बताया था, मैंने कहा तो था सर को कल, ये इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते होते थे, हम डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग का लेते थे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये नॉन कैश वाली फिगर कैश में कन्वर्ट होती थी। एक सेल को प्रूफ भी किया था, और मैंने कहा था बाकी जितनी चीजें यहां पर आ रही हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, वो सारी की सारी इसी रूल के तहत इनकम एक्सपेंस से कैश कन्वर्ट होती हैं। तो ये कहानी एक लाइन में लिखनी थी, आगे लिखा हुआ सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। मैं क्या सी तुसी पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाता। खैर ये दो बाकी भी पढ़ दीजिएगा। ये आखिरी वाला, ही ऑब्जर्व दैट परचेज ऑफ लैंड वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इन्वेस्टिंग, परचेज ऑफ लैंड नजर नहीं आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, उसको लग रहा है कि शायद भूले से ऐसा हुआ है। सही कह रहा है, अगर लैंड परचेज हुआ है तो क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका कैश आउटफ्लो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो हो सकता है पॉसिबल ओवर साइट ही है, तो आपको आप बोलो कि हाँ हाँ परचेज ऑफ लैंड तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कहीं आ ही नहीं ना सकता, इसके अलावा और कहीं नहीं आ सकता, नहीं नजर आ रहा तो मासूम इतना मासूम भी नहीं है। ये बात उसने सही कर दी है, ठीक है। तो आप कहो कि हाँ जी ये यहीं पे आना था, नहीं है तो ओवर साइट ही है, हम भूले से छोड़ गए होंगे, ठीक है। हर बात उसकी गलत थोड़ी है।
बेटा कहीं लिखा हुआ है, वो कह रहा है ऑब्जर्व दैट परचेज ऑफ लैंड वाज नॉट रिफ्लेक्टेड, परचेज नॉट रिफ्लेक्टेड। एक्सचेंज के अंदर आपने क्या किया है, इस लैंड को खरीदा है तो बदले में कोई चीज दी होगी, वो तो डिस्पोजल है, फिर उसका कोई गेन लॉस को कैश पेड वो तो आता ही है। वो फिर जब देख लेना एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, वहां पर भी गेन लॉस निकलता है और वहां पर कैश रिसीव्ड नहीं कैश पेड आ रहा होता है। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में कैश पेड होता है, डिस्पोजल की तरफ से कैश रिसीव्ड नहीं होता। तो बस कैश फ्लो के अंदर आपने इनफ्लो और आउटफ्लो देख लेना, जिसमें आउटफ्लो सिंपल डिस्पोजल में इनफ्लो आता है, इसमें आउटफ्लो आ जाएगा। ठीक है, सही है। चले जरा पॉज कीजिएगा भाई जी, सही है और सही है। और को पढ़ना है ना, एक रहेगा वो भी पढ़ लेना, खुद पढ़ना। यू आर वर्किंग एज फाइनेंस मैनेजर, यू following events took place: change depreciation method from straight line to reducing balance, however rate of depreciation would remain same। धोखा है ये लाइन, धोखा है ये लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी 10% हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो नहीं बदला, लेकिन इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस साल ये चेंज कर रहे हैं वो बदलेगा। बदलेगा क्यों? स्ट्रेट लाइन में 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना है, और रिड्यूसिंग बैलेंस अगर ले लिया या चाहे चेंज एस्टीमेट भी पकड़े तो बुक वैल्यू के ऊपर आपने रेट लगाना है। अब एक एसेट अगर कुछ साल पहले खरीदा हुआ था तो उसकी बुक वैल्यू तो कम ही होनी है। मैं मिसाल के तौर पे एक बात करूं, 100 का एसेट था 2 साल पुराना, 10 80 पे पड़ा हुआ है। अब इस साल हमने इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर दिया। अगर स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन होती, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस, ये स्ट्रेट लाइन की, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? ये बात समझ आ रही है? यानी ये जो चेंज हुआ है, आपने जहां फाइनेंस मैनेजर के तौर पे ज्वाइन किया है ना, वहां पे कह रहे हैं पड़ा, इस चेंज का इंपैक्ट क्या आएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो ओरिजिनल कॉस्ट ने हर साल डेप्रिसिएट होना है, सेम डेप्रिसिएशन आती है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर बुक वैल्यू पे रेट लगता है। अब पहले जो मर्जी जितना मर्जी पुराना एसेट है, स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन कॉस्ट वाली ही आनी थी, लेकिन बुक वैल्यू तो पुराने एसेट की कम हो चुकी होती है। अब एडजस्टमेंट क्या है? ये एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ने कम होना है। एसेट की सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ना इतना, ठीक है, बस मेन यही है, एक्सपेंस ने कम होना है। ओके, सही है। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो। नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशो, और कुछ याद है, ये 2 सवाल किए थे और फिर काफी सारे एमसीक्यूज भी किए थे। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट में भी क्या फॉर्मूला क्या होता है? पीबीआईटी ओवर, ये लिख ना लें, उस दिन भी लिखा था तो आगे पीछे हो रहे थे, जरा ध्यान से लिख लें। नेट प्रॉफिट ओवर सेल, यहां पे टोटल एसेट्स, आईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेते हैं, इक्विटी प्लस डेट। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन डेट, वही लॉन्ग टर्म डेट। ओके, अब चाहतियां ना मारो, या अंदर आओ या बाहर जाओ। अच्छा जी, अब अगेन आपको मैंने समझाया भी था कि ये दोनों हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके 10 रुपए के एसेट्स हैं और आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया हो। अंदर आ जाओ ना यार जी। नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की होती है, तुसी भी मुड़ के देख लो, नहीं आया, जिसने नहीं आना था, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। इधर देखो जी, आपने मिसाल के तौर पे करोड़ रुपए के एसेट इन्वेस्ट किए हैं, तो आप अगले 10-20 साल के अंदर ही उससे कोई 1.5-2 करोड़ ही कमा सकोगे ना। ये तो नहीं है कि आपने लाख रुपए के एसेट इन्वेस्ट किए और उससे आपने करोड़ रुपए कमा लिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो इन रेशियोज के अंदर न्यूमरेटर ही छोटा होता है, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, इनके अंदर नॉर्मली प्रॉफिट की फिगर कम ही होती है। अब प्रॉफिट कम हो रहा है, वो न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन के बढ़ने से, इस स्टेप से क्या हुआ है, असल बात क्या थी, डेप्रिसिएशन कम हुई है, सॉरी, डेप्रिसिएशन कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो बढ़ेगी, इंक्रीज। ये दोनों ऐसे ही थे, सेम थे, ठीक है। इतना आसान सवाल, ये बहुत ही आसान बन गया सर से। अच्छा चलें, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, फिर कभी ए वाला सवाल मैं बनाऊंगा अगली बार वालों के लिए। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा जी, डेट इक्विटी रेशियो में डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट है। इस एडजस्टमेंट का डेट पे कोई असर, इक्विटी पे भी कोई नहीं है।
है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है, सॉरी कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ रही हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स कहां जाती हैं? इक्विटी में, और कहां? इक्विटी में जाती हैं, तो इक्विटी बढ़ेगी। इक्विटी डिनोमिनेटर में बढ़ी है न्यूमरेटर में? तो डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशो, किसके चारों सही थे? किसके 3 सही थे? किसका एक भी सही नहीं था? किसने ये सवाल किया ही नहीं? अच्छा, आप खुद देखें, आप लोगों की परसेप्शन की बेस पे आप लोग अच्छा या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें नहीं आता, किसने कहा यार? अभी तक तो कोई चीज नहीं नजर आ रही मुझे कि ऐसी हो। आगे पढ़ें। Weil received a government grant some years ago to set up a plant in an underdeveloped area. Grant is repayable in full if condition attached is not met for 5 years. However, during the year condition, वो कह रहा है the grant is repayable for a period of 5 years. However, during the year condition is violated, MML deducted grant in arriving carrying amount of asset. Oh my God, repayment घुसा दी गई यहाँ पर। थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना भी नहीं। मैं एक अज्यूम करता हूँ आपके साथ, एक अज्यूम्ड फिगर लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट, हमने ग्रांट रिसीव की थी 50 रुपए की, ऐसे ही आपके लिए सिर्फ, वरना ज़बानी करना था। पहले ज़बानी करूँ? पहले ज़बानी करते हैं ना, समझ आई तो फिर ठीक है। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट से क्या होता है? रीपेमेंट से अगर एसेट में से नेट नहीं किया हुआ, मैं ज़बानी पहले चलाता हूं, हो सकता है काम चल जाए, ऐसे क्यों करूं, ठीक है ना। अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट में से नेट नहीं किया हुआ तो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं, और 4 फीट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और अगर नेट किया हुआ केस हो तो भी कैश तो क्रेडिट ही होना है, हुकूमत को पैसे दे दिया आपने, डेबिट वापस एसेट होता है क्योंकि उसको कम किया होता है हमने, लेकिन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड के हिसाब से बढ़ती है जो कम चार्ज हुई होती है पिछले सालों में। यानी सादा बात करें तो रीपेमेंट की वजह से एक्सपेंस ने बढ़ना है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपने नेट की हुई है एसेट से तो ये एक्सपेंस डेप्रीसिएशन के नाम से बढ़ जाएगा, और अगर आपने उसको अलग रखा हुआ है तो यही एक्सपेंस गवर्नमेंट 4 फीट एक्सपेंस के नाम से बढ़ जाएगा। फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह करे मुझे कोई ऐसा सवाल मिल जाए। मैं ऐसा कैसे नहीं होगा, आपको एक सवाल, वो यासिर इंडस्ट्रीज वाला सवाल किया था हमने, यासिर, ये तो सवाल हैं ही। ये देखो एग्जाम्पल 13 हमने की थी, इसमें दोनों में यही ना हो। ये देखो, हाँ नहीं, बासित को छोड़ो, बासित शायद नहीं किया होगा, होमवर्क दिया होगा, उससे ज़्यादा अच्छा सवाल हुआ भाई। देखो ये मैंने दोनों तरीके से कराया था, पता नहीं रिक्वायरमेंट में शायद दोनों तरीकों से लिखा हुआ है। अब ये क्या हुआ था जी, गवर्नमेंट ग्रांट रीपे हो गई इस साल में आके। अब ए पार्ट में अज्यूम क्या, जरा देखना जरा जाके, ये पेज नंबर बनता है सारी मिटाए ने, पेज नंबर 7, 8, पेज नंबर 9 आपकी किताबों का होगा, लेके तो नहीं आए होंगे, मैनू ही करना पैना है। पेज नंबर 9, ये देखें, जर्नल एंट्रीज अंडर बोथ मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन उसने कहा था करने, ठीक है ना। बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब पता है क्या, एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो अलग से रखते हैं ग्रांट या नेट कर देते हैं, ठीक है। चलो वापस आओ। अच्छा जी, अब ये देखें जी, पहले केस के अंदर हमने ग्रांट को अलग रखा हुआ था, सारी अकाउंटिंग आपको आती है। एंड पे क्या किया, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट किया, कैश गवर्नमेंट को पे किया, 4 फीट एक्सपेंस बैलेंसिंग चला गया पीएनएल में, एक्सपेंस तो बढ़ा है ना। दूसरे केस में आपने एसेट में से नेट कर दिया था ग्रांट को, ये हुई थी। इत्तेफाक की बात है, सवाल के अंदर मैंने दिखाया था, यहां पर वो 40 से एक्सपेंस बढ़ा था, यहां पे भी 40 से बढ़ा था, वहां पे 4 फीट एक्सपेंस और यहां पे डेप्रिसिएशन के नाम से, क्योंकि वहां पर इनकम रिकॉर्ड होती थी पिछले 2 साल में, तो अब रिवर्स किया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। यहां पे रिड्यूस्ड एक्सपेंस था डेप्रिसिएशन का तो बढ़ा दिया उसको। तो ये सारी कहानी का मकसद क्या है, अगर रीपेमेंट होगी ना तो एक्सपेंस ने बढ़ना है। ओके, प्रीवियस ईयर में जो इनकम रिकॉर्ड की थी या कम रिकॉर्ड किया था वो एक्सपेंस बढ़ाओगे या इनकम रिवर्स करोगे, तो सादा बात कर लोगे, एक्सपेंस बढ़ना है, या 4 फीट एक्सपेंस के नाम से बढ़ेगा या डेप्रिसिएशन के नाम से बढ़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में काम हो गया, वो मुझे एग्जांपल ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। मौत कितने है, मौत ये पड़ा है, मौत यही है ना, ओके यस। लो जी, कहानी अब ये बनी कि रीपेमेंट हो गई है तो एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट
कम होता है। लो इतनी सारी गल सी। अब मुफ्त के नंबर। न्यूमरेटर नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर में है ना, नेट प्रॉफिट कम होगा तो न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो कम होगी, न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो अब यहां पर इक्विटी को देखो, न्यूमरेटर कम होगा, न्यूमरेटर सॉरी एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, यूं बोलो एक्सपेंस बढ़ गया ना जिस मर्जी, बल्कि यहां पर डेप्रिसिएशन के नाम से आना है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम तो इक्विटी कम। अब जहां डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम होने से रेशो, हाँ वो डेट होता है, गवर्नमेंट ग्रांट है वैसे बाय द वे, ठीक है, लेकिन बहरहाल वो अमाउंट फिर भी कम होगी। अभी ये सवाल दिखा के आया हूं, फिर चलूं, कैश जो पे करेंगे वो ज्यादा होगा, डेफर्ड ग्रांट कम डेबिट होगी, तभी तो बैलेंस एक्सपेंस में जाना है, तो लायबिलिटी फिर भी कम से ही होनी है। ओके, बहरहाल छोड़ें इस बात को, लायबिलिटीज कम ही है, सेम अमाउंट से भी कर लो तो इक्विटी और डेट दो इकट्ठे हो तो ये इक्विटी कम ही होनी है इस टोटल से तो अल्टीमेटली, ठीक है। बहरहाल सिंपल सी बात है, एक्सपेंस का बढ़ना सादा देखते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, वाइल्ड हैज डिसाइडेड टू डिक्रीज प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट बाय 10%। अब प्रोविजन की नेचर क्या होती है, डायरेक्ट सोचना है, लंबी कहानी की क्या जरूरत है। अब प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, वैसे जब पढ़ाया था तो एंट्री की थी, प्रोविजन बढ़ने की एंट्री होती, क्रेडिट नेचर की चीज है, प्रोविजन क्रेडिट तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, यानी कि प्रोविजन अगर बढ़ेगी तो एक्सपेंस बढ़ेगा, और अगर प्रोविजन कम हो तो उसका मतलब होता है प्रोविजन डेबिट और फिर एक्सपेंस क्रेडिट। अब हमारा कौन सा केस था, प्रोविजन डिक्रीज की है उन्होंने, ओ प्रोविजन डिक्रीज होगी तो प्रोविजन डेबिट और एक्सपेंस को पकड़ लो, ठीक है। एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट ने बढ़ना है, तो प्रॉफिट न्यूमरेटर में इंक्रीज और डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से, पता नहीं अब सोल्यूशन देख लो, यही है, डन। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है पढ़ाया था आपको, आपकी किताब में लिखा भी हुआ है, 2-3 नीचे चीजें भी लिखी होती, थ्योरेटिकल चीजें लेना। ओके, एमसीक्यूज पे आओ। कितनी देर की हो गई ये रिकॉर्डिंग जो दूसरी चल रही है, अभी 20 मिनट बस, इसी पार्ट में चला गया, ठीक है। हाँ जी, अरे थेरी वाले पढ़ लेना, अंदाजा हो आपको कि यहीं से थेरी आती है, और कहां से आती है, आसमान से आती है, कोई किताब से निकल के आती है। एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट, वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करो, उससे डायल्यूटेड ईपीएस। अब जब आपने करना था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कंसिडर, तो ये एंटी डायल्यूटिव निकल रहा था, तो आपका ए आंसर है। एमसीक्यूज मैं नहीं डिस्कस कर रहा, वैसे जहां पे मुश्किल है इधर देखो, उनकी वर्किंग हुई पड़ी है, ये देखो आपके लिए वर्किंग की हुई है, ये देखो डायल्यूटेड ईपीएस वो एंटी डायल्यूटिव हो गई है, डायल्यूटेड नहीं डायल्यूटिव, देखो ना, बेसिक ईपीएस सवाल में डाटा गिवन 8 आ रही है, प्रेफरेंस शेयर गिवन है फिगर, ये भी जब ऐड करके ईपीएस निकालते हो, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस, इसको यहां से हटा दो, तो डायल्यूटेड की बजाय एंटी डायल्यूटेड आ रही है। तो जब ये सिचुएशन होती थी तो आपको बताया था कि बेसिक और डायल्यूटेड सेम होती है। तो जो जरा टेक्निकल एमसीक्यू उसकी वर्किंग यहां पे शो की हुई है, ये सिंपल ही है, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे, कोई मसला नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसके उसके मुताबिक प्रॉफिट इतना है और ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज इतने हैं, कैपिटल निकल आएगा ओपनिंग। स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स 17% बढ़ा है और जनरल प्राइस 12% बढ़ा है। वो कहता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस लो, तो कौन सा वाला लोगे, 17%, बाकी काम यहां पे हुआ पड़ा वर्किंग में। कितने गया ये ओपनिंग कैपिटल, कैसे निकला, ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज करके, और प्रॉफिट गिवन है जो हिस्टोरिकल में, उस पर 17% लगाओ, ठीक है, और उसके अंदर ऐड कर दो, जैसे हम करते थे फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। अगर ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है, जूम मीटिंग में मैं फिजिकल वाले बच्चों को भी ऐड करता हूँ, प्रॉबेबली मंडे को करूँगा, तो मैं आपको भी लिंक भेजता हूँ। असल में पहली मीटिंग थी ना पिछली आपके जाने के बाद, तो मैं जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो भूल गया, जब मीटिंग एंड हुई तो मुझे याद आया, फिर मैंने कहा सबके ग्रुप्स में फेंक दो
लिंक और वो आ जाए, तो बच्चे आए भी थे फिजिकल के। तो अगर ये इनमें से कोई नहीं भी होता तो यूँ जूम मीटिंग में आ जाना, जो ऑनलाइन वालों की जूम मीटिंग होती है उसमें आप भी आगे सवाल कर लेना, मैं लिंक भेजता रहूँगा, एंड तक करता रहूँगा। 12 को पर्चा है ना, 11 को भी मीटिंग करूँगा, 11 को वैसे ज़रा क्लोज हो जाएगा, 10 को कर लूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि 10 को पेपर है आप लोगों का। 12 को नहीं करता होता मैं, पेपर के बाद इट विल नेवर हैपन, वो बस रिजल्ट वाले दिन ही पे डिस्कस करता हूँ मैं। बच्चे वापस आ जाते हैं ना अगले से क्लासेस में आ जाते, तब भी नहीं डिस्कस करता। सुकून से पढ़ो, अगला जो करना था वो तो कर दिया आपने। टेंशन है पेपर में आपको घुसने तक, और अल्लाह करे वहाँ पे सही परफॉर्म कर दें, बाहर निकल आए, जो हुआ सो हुआ। अब वो 1.5 महीने बाद रिजल्ट ही देखना होता है, उससे पहले उसको डिस्कस नहीं करना। कभी पर्चे से निकल किया भी ना करो। वैसे तो FR 1 का आखिरी पर्चा है, उसके बाद क्या खराब होना है, छुट्टियाँ ही खराब होनी है, बाकी का 1.5 महीने खराब होना है। उससे बेहतर है कि मत करो डिस्कस, अल्लाह से उम्मीद रखो बस। तो ये आपने देख लेना है जी, ईजी है। वी डू ऑफ द फॉलोइंग ग्रॉस, सही है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पर करके दिया गया। ये देखें, बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, आप इसको देखोगे तो समझ आ जाएगी आपको इस MCQ की भी। ठीक है, इस सवाल के बारे में बताओ क्या ख्याल है, इस सवाल के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या रिक्वायर्ड था। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाओ 12 और 13 की, 13 की उसने कही है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, लेकिन टोटल कॉलम नहीं बनाना। किस किसने बनाया टोटल का कॉलम, किस किसने बनाया टोटल, कोई तो होगा, वो एक का दुक्का तो होगा जी, नहीं बनाया, ओके। अच्छा जी, अब इस सवाल को कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, मेरे नहीं ख्याल का मुश्किल सवाल था। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाली एडजस्टमेंट भी हमने क्लास में की हुई है, अगर नए इशू करें तो उसकी एंट्री बिल्कुल सेम होती है जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स की होती है, कैश डेबिट, इररिडीमेबल शेयर कैपिटल का कॉलम अलग बना के वो वहां क्रेडिट फेस वैल्यू से, और शेयर प्रीमियम तो इकट्ठा ही होता है। कोई बहुत अच्छा किया, ये आपने ज्यादा अच्छा किया। नहीं समझ आ रही, आपके 10 नंबर में से 8 नंबर फिर भी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यही तो असल बात है जो आप लोगों ने सीखनी है। आप लोगों को ये मैं अभी CMA के इत्तेफाक से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सवाल असल में मेरे जहन में ऐसे ही आ गया, वो ज़रा उसके अंदर ना, चूंकि उसके अंदर इम्प्लीकेशन इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है, मेरे सामने एकदम से आ गई, तो मैं वो आपको शेयर करता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक फिगर आई के अपने पुराने सोल्यूशन के अंदर यहां पर 138 समथिंग है, 138 384 ये वाली फिगर आई के अपने ली थी। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक सवाल है प्रोसेस कॉस्टिंग का, ठीक है। ये फिगर अब रीसेंट, इसके बाद जितने सवाल आए उनमें ये मसला नहीं था, जो सिचुएशन में ये फिगर इस तरह चेंज होती हैं, और रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर उसने ये वाली फिगर ली हुई थी, मतलब जहां से लेते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब ये फिगर मैंने जब क्लास में सवाल करवाया था आई के पुराने सोल्यूशन के हिसाब से, तो यहां पर 138 ली थी। फिर मैंने बच्चों को ये चेंज करके सोल्यूशन दे दिया कि रिसेंट अटेम्प्ट वाले सवाल भी ऐसे ही और बाकी भी ऐसे ही करने हैं। अब इस एक फिगर के यहां 138 की बजाय 130 लिखने की वजह से क्या क्या बदला, ये फिगर बदली, ये टोटल बदला, इनकी बेस के ऊपर एलोकेशन थी ये बदली, इस फिगर से ये पर यूनिट निकलना था ये बदला, यहां से ये फिगर बदल कर आई, यहां से ये फिगर बदली, ये फिगर बदली, ये फिगर बदली, इन सब के बदलने की वजह से ये 6 फिगर्स बदली। अब सोचने वाले क्या सोचते हैं, अगर हमने ये एक फिगर गलत लिखी तो हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तबाह दे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे ये 15 नंबर का सवाल है तो 5-6 नंबर तो गए। ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर यहां पे कट गया, 100 कट गया, बस। ये गलत NRV निकली है ना, इसकी वजह से ये गलत NRV निकली, ठीक है, ये नंबर कट गया बस। उसके बाद ये टोटल करके इसकी बेस पे एलोकेट करना इज अ कॉन्सेप्ट, पूरे नंबर मिलेंगे। इस फिगर को पर यूनिट पे निकाला, कॉन्सेप्ट है, पूरे नंबर मिलेंगे। वहां से वो फिगर आगे लेकर गए, सारी कैलकुलेशन सही की है, सारी कैलकुलेशन के सारे नंबर सही मिलेंगे, इस फिगर का सिर्फ एक नंबर कटेगा। खुदा के लिए ये बात समझ जाएं आप लोग, पता नहीं कब समझेंगे, पर्चों के बाद समझेंगे। जो बात भी ये मैंने इसीलिए ये वाला, हालांकि आपका सोल्यूशन नहीं था, ये CMA का था, लेकिन रिसेंट अभी इनको 2-3 दिन पहले दिया था और रेलेवेंट बहुत थी ये बात आपको समझाने के लिए कि एक फिगर बदलने से कितनी फिगर्स पे असर पड़ता है। लेकिन नंबर एक बार ही कटेगा, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। इसको नहीं समझ आई, इसने बहुत अच्छा किया, मुझे इसकी बात से ये बात जहन में आ गई कि चलते जाओ भाई, रुकना नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं समझ लग रही, कोई फिगर अज्यूम करो और आगे चलो भाई, आगे चलो। आसान मार्क्स उस सवाल से लो, आसान मार्क्स अगले सवाल से लो, कभी नहीं फेल हो गए इंशाल्लाह।
हाँ, लेकिन ये नहीं सारा पर्ची अज्यूम कर दो, जहां फंस जाओ। आपको पता है सारा कॉन्सेप्ट, आपको टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, पूरी ट्राई की, एक फिगर नहीं मिल रही, कुछ भी एक्स वाई जी अज्यूम करो और आगे चल पड़ो भाई। नहीं समझ आई तो उसने छोड़ दिया, बाकी सवाल कर दिया, मार्क्स मिलेंगे उसको, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब इस सवाल के अंदर मैं एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करूंगा, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, आप फिर वहां से देख लीजिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, ठीक है। हाँ, इसके अंदर IAS 8 भी अप्लाई हो रहा था, यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का चैप्टर और IAS 8 का चैप्टर मिक्स है, और साथ में नोट भी मांगा गया है जो अभी तक ICAP ने नहीं मांगा। तो नोट इंपॉर्टेंट है, मैं टेस्ट के अंदर भी काफ़ी नोट देता रहा आपको, प्रैक्टिस भी बहुत कराई, करेक्शन एरर करेक्शन नोट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट और अकाउंटिंग एस्टीमेट के चेंज का नोट, ये 3 नोट्स हैं IAS 8 के। ये अभी तक ICAP ने टेस्ट नहीं किए जब से IAS 8 FAR 1 में आया है। और भाई बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ठीक है। IAS 8 FAR 2 में जब होता था तो बेतहाशा सवाल है जिसमें उसने नोट पूछा हुआ है, हर सवाल में नोट होता था। 2-3 अटेम्प्ट्स पहले, ये 3-4 अटेम्प्ट्स पहले ये FAR 1 में आया, 3 अटेम्प्ट्स पहले, चौथी होगी शायद गालिबन। जब से आया है नोट टेस्ट नहीं हुआ, शायद वो आपको आदी कर रहा था IAS 8 का, अब हो गए हो आप आदी, होना चाहिए अब नोट टेस्ट हो जाना है मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी क्योंकि चीज़ सिलेबस में हो और ना टेस्ट हुई हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ही वही होती है। बच्चे वो कहते हैं छोड़ देते हैं ये समझ के ये तो नहीं आंदा, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में है और टेस्ट नहीं हुई अभी तक, ठीक है। सो नोट भी था। अच्छा जी, जो इस सवाल के अंदर सबसे कैची चीज़ थी वो ये थी कि जो जनवरी 13 की आपको फिगर्स गिवन थी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी थी ना 31 दिसंबर 2013 की, लेकिन कंपैरेटिव भी साथ था। तो आपको पता है आप लिखा करते थे 2 बार, ओपनिंग, क्लोजिंग और क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग लिखा करते थे 31 दिसंबर 13 पर, ये लिखा करते थे 31 दिसंबर, ये मैंने सवाल करना कोई नहीं है, जो मर्जी कर लो, बस जो मर्जी कर लो। और यहाँ पर आता था 1 जनवरी 12 या 31 दिसंबर 11 भी हो सकता है। अब ये वाली फिगर शेयर कैपिटल की, रिटेन्ड अर्निंग्स की आपको गिवन नहीं थी, और सवाल के अंदर आपको यहां पे लाके उसने खड़ा किया हुआ था 116 और 58, ये सबसे बड़ा मसला था, ये पॉइंट था। क्या? ओ माय गॉड, ये 12 करवा दी, किसने चेंज करवाया? किसने करवाया? नहीं, ये गलत है अगर आपने किया जी। जरा पॉज करें, इस क्वेश्चन को जरा बाद में डिस्कस करते हैं जी, बच्चों ने पता नहीं क्या खुद से चेंज करवा लिया। आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को भी देख लेते हैं पहले। 8 ज़रा लेंथी है, 9 भी लेंथी है वैसे तो, ये दोनों सवाल काफ़ी लेंथी थे, तो 9 से शुरू करते हैं, 8 की तरफ चलते हैं, फिर 7 की बात करते हैं, ठीक है। मैं सोल्यूशन चेंज करवा दूंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन क्वेश्चन का वो मज़ा नहीं है। डिस्कस अब क्या करना, फिर आप लोगों ने मर्जी की है, अब अपनी तो करें, अब मौज करें भाई। आपने कहा होगा तो उन्होंने चेंज कराया होगा, चुप करो अब। In the context of manufacturing company, discuss how would the reporting gain, revaluation and fair value in of the property differ in 2 models, IAS 16 और 40, ठीक है। अब वो कहता है IAS 40 और IAS 16 के गेन का क्या ट्रीटमेंट है। तो रीवैल्यूएशन गेन जो है वो OCI में जाता है, फेयर वैल्यू गेन जो है वो PNL में जाता है। ये बात आपने 1-1.5 लाइन के अंदर लिखनी थी दोनों के बारे में, और इसके 2 नंबर मिल जाने थे, पता है आपको, ठीक है। उसके बाद अगेन यानी PPE का नोट जिसका आपको इंतजार था, उसकी जगह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट आ गया, और बाकी एक्सट्रैक्ट्स। तो ये एक्सट्रैक्ट्स कुछ नहीं है, वही वर्किंग है, बस आपने एंड पे चीज़ें वहाँ पहुँचानी होती हैं। बोरिंग कॉस्ट में भी एक्सट्रैक्ट आ गए, यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट आ गए, और एक्सपेक्ट करें आ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा। ICAP कहता है पता तो लगे बच्चे को कि वो चीज़ें जहाँ पे पहुँचानी है वहाँ पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे। जी वापस क्यों चलेंगे? अच्छा चलें, खैर अब रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, उस स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है और बैलेंस शीट। पॉज करें। अच्छा जी, अच्छा जी, अर्ज़ ये है, भाई आ गए थे, उनसे मैंने पूछा है, उन्होंने कहा कि जी ये बस बच्चों ने कहा कि ये गलत है सवाल, तो मैंने बदलवा दिया, हालांकि ऐसा नहीं था। तो चलें, अब जो भी हुआ सो हुआ, मैं इस सवाल को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इस सवाल को इसी हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। ये ज़्यादा अच्छा सवाल है, इसको 1 जनवरी 12 करके तो आपने सारी जान ही निकाल दी सवाल की, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ये 1 जनवरी 13 ही मिलेगा जिन्होंने ऑनलाइन देना है, तो इंशाल्लाह वो सवाल को सही करेंगे, ठीक है। वो इसी सवाल को करेंगे, इसी का सोल्यूशन उनको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एनीवेज
यकम जनवरी 13 की चेंज इन इक्विटी गिवन थी हमें, 12 की नहीं गिवन थी। हमने सिंपल क्या करना था, मैंने आपको ये काम रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में सिखाया हुआ है, शेयर कैपिटल के बारे में आपने नहीं सीखा हुआ था। बस लेजर बना लो, क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग निकाल लो, दरमियान में जो चेंजेस हैं वही आती हैं। आपको पता ही है कि यकम जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12 तक आते आते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 12 आएगा, और अगर कोई डिविडेंड वगैरह हैं तो वो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दो वर्किंग्स आपने करनी थी, शेयर कैपिटल के लिए भी करनी थी वर्किंग और रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए भी। पता नहीं क्या कुछ चेंज करवाते रहते हैं मर्जी अपनी से, हद होगी यार, सवाल की जान निकल गई यार कसम से। ये गिवन था कैरी डाउन 116, गिवन था 58, ये निकालने थे हमने, डेट चेंज करवा ली, हद होगी यार, सवाल गलत है। पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं साइंसदान। अब ये ऐसे ही करना है सवाल आप लोगों ने घर पे, ये आज आपकी सबसे पहली असाइनमेंट है चगला। अच्छा जी, अब देखते हैं जी सवाल के अंदर। सवाल के अंदर शेयर कैपिटल मैंने जहां लिखना था लिख दिया, पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 2, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 13 इज 47 और 12 है 38, तो यहां पर पैट आना था 38। उसके बाद आगे वो कहता है, पता नहीं कोई डिविडेंड ना आ जाए, जब तक सवाल पूरा ना पढ़े हमने एहतियातन देख लेना है इसको। 12 के साल के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं थी, ठीक है ना। 13 वाली चीज छोड़ देंगे, 12 वाली हर चीज को लेना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 इंक्लूडेड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ 6.5। बच्चे समझ रहे होंगे ये गलती है, ये कोई गलती नहीं है, डेप्रिसिएशन में ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पड़ी होती है। बाय द वे बता दूं, आगे चलें, 13 की एडजस्टमेंट है, अभी फिलहाल मैं 12 पे फोकस कर रहा हूं, मैं एडजस्टमेंट पे आऊंगा तो करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, सरप्लस ओसीआई से होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। फिर डेप्रिसिएशन जब प्रॉफिट एंड लॉस से पड़ती है वो ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होती है वो फिर विद इन चेंज इन इक्विटी हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे ना करो। अच्छा चलें जी, देखते हैं, कोई नहीं, अभी तो मैं सिर्फ 12 वाली एडजस्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, ज़रा मैं वो ओपनिंग बैलेंसेस निकाल लूँ। हाँ, इन मई 13 मैनेजमेंट डिस्कवर्ड दैट इन्वेंट्रीज कॉस्टिंग, इन मई 13, ओके, हाँ है तो सही 12 की, लेकिन वो 12 में जाके तो नहीं कर सकेंगे ना हम, के कर सकेंगे 12 के साल का प्रॉफिट कर लेंगे, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है, ठीक है। वो कहता है 13 के अंदर मैनेजमेंट ने ये, अब पता है क्या, जो ओपनिंग होना चाहिए था वो निकाले, जो अकाउंटेंट ने ओपनिंग रखा होगा हमने वो निकालना है, एडजस्टमेंट्स तो हम बाद में करेंगे, प्रॉफिट को सही करना है ना 12 के, बोलो 12 के प्रॉफिट को सही करना है तो कर लेंगे, यहां सही करेंगे। मुझे तो ये फिगर चाहिए, ये फिगर वो जो उसने निकाली थी, तो उसने वो सही प्रॉफिट लिया था, तो इसलिए फिलहाल इस एडजस्टमेंट को छोड़ दो, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, ठीक है ना। मुझे ये अकाउंटेंट, यही तो असल कमाल था सवाल, ये नहीं कि एक ही सवाल मुश्किल था मेरे हिसाब से पर्चे के अंदर, जिसको आप लोगों ने। चलें नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट नहीं हिट करेगी, मुझे प्रूव कर दो हिट करेगी तो फिर मैं आगे। देखो मैंने आपको कहा था IAS 8 के अंदर अकाउंटेंट वाला, मुझे लगता है ये भी हमने लफ्ज़ लिखा था, जाके देखते हैं। IAS 8 सबसे पहला क्वेश्चन बैंक का जो सवाल था, ये तो पास पेपर है, कितना पढ़ते थे ना आप लोग, वो ज़बाना भी था, और अब ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन खैर ये अकाउंटेंट वाला देखो ना, ये 78 का प्रॉफिट हमने लिया, हालांकि इसमें गलती भी हो सकती है, पता नहीं अब ये सवाल जहाँ की किया था उसके अंदर ज़रा देखो जाकर, ये सवाल कोई और सवाल भी मिल जाता तो काम चल जाता। देखो ये सवाल कहाँ पे किया था आप लोगों ने, ये गालिबन हमारा IAS रजिस्टर हैं, आप किसी के पास, किसी एक बच्चे के पास हो। मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि हमने जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई होगी यहाँ पर, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर हमने, या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने गलत प्रॉफिट उठाकर रखा होगा, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करके फिर हमने सही किया होगा, लेकिन ओपनिंग निकालते हुए आपने सही वाला प्रॉफिट नहीं उठाना। ये तो वो ओपनिंग है जो अकाउंटेंट ने निकाला हुआ था, उसमें गलती होगी तो हम खुद सही करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये अकाउंटेंट वाली फिगर होती थी, बहरहाल नहीं लिखा हुआ, माजरत के साथ, कोई मसला नहीं है, वापस आए जी। बेटा दिया हुआ है ना, 12 का प्रॉफिट 38 मिलियन है, ये वही है जो उस अकाउंटेंट ने निकाला था, जिसकी मदद से ये अकाउंटेंट जो है ये 58 पे पहुंचा है।
ओपनिंग फिगर में ये 38 ऐड किया था उस अकाउंटेंट ने, क्योंकि इसमें गलती है, सही तो हम करेंगे, ठीक है ना। और फिर कुछ और चीज भी आ सकती है, हो सकता है वो करने के बाद ये 58 पर जो पहुंचा है अकाउंटेंट, वो इस 38 के साथ पहुंचा हुआ है, ठीक है। अब यही 38 उठाना है, यानी कि ये आपने जो मिसिंग फिगर्स निकालनी होती हैं, ये मिसिंग फिगर्स आप निकालते हैं ना जब, तो इसके अंदर आपने अकाउंटेंट वाला लिख लें, अगर पहले नहीं लिखा था तो अकाउंटेंट वाला रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर आपने बनाना होता है, ठीक है। अकाउंटेंट वाला बनाएं, इसको सही भी कर लेते हैं, टेंशन ना ले, जो गलती है हम सही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये सवाल शुरू करने से पहले है, ये चीज जो सवाल का हिस्सा है, ये बेसिकली ये मिसिंग डाटा है जो हमने पूरा करना है, और फिर सवाल हमारा शुरू होना है, क्योंकि हमारे सवाल में स्टार्टिंग पॉइंट यकम जनवरी 12 की रिटेन्ड अर्निंग्स होनी चाहिए थी, जो हमारे पास सवाल में गिवन नहीं थी, वो निकाल रहे, ठीक है। आगे बढ़ो, ये एडजस्टमेंट नहीं हिट करेगी, अकाउंटेंट की गलती को तो अब सही करना है, इसलिए तो हम बना रहे हैं दोबारा चेन इक्विटी, रीस्टेटेड लिखेंगे, रीस्टेटेड लिखेंगे अपनी चेन इक्विटी में। आगे चलो, सब्सीक्वेंट टू प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एन एरर वाज डिटेक्टेड फॉर द ईयर 12 वेयर बाय अकाउंटिंग डेप्शन ऑन असेंबली, ये भी 12 की गलती है जो अब हमें पता लगी है 13 में, ठीक है, सही करेंगे, लेकिन इस फिगर को नहीं, अभी हम गलत फिगर ओपनिंग निकाल लें, उसको सही कर लेंगे फिर, ठीक है। ऑन यकम जुलाई 13 2 मिलियन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग पार वैल्यू, ये भी 13 के अंदर है। राइट शेयर आर इशूड, ये भी 13 में है। डिविडेंड इंफॉर्मेशन, अब हमारे साल कौन कौन से हैं जी, 12 और 13। 12 में क्या आता था, फाइनल 11 और इंटरिम 12, याद है ये सारी बातें, कुछ भी नहीं बदला मैंने, तरतीब भी वही, फॉर्मेट सब कुछ वही, फाइनल ऑफ 12, इंटरिम ऑफ 13। शुरू हो जाओ जी। 2013 इंटरिम कहीं पे है नंबर 4, ये नंबर 4 ऐसे ही है, कहता है कि ये अनाउंस होता है बिफोर, अच्छा क्लियरली बता दिया, बिफोर राइट इशू है, जिंदगी आसान। उसके बाद 13 का फाइनल, ये नहीं आता। नेक्स्ट 12 में आए, 12 का फाइनल ये पड़ा है नंबर 3 पे, ऐसा ही है। फिर 11 का इंटरिम नहीं आता, 11 का फाइनल बिल्कुल आता है नंबर 1, तो ये नंबर 1। अब हमारे सवाल में रेलेवेंट सिर्फ ये था, यानी ये डिविडेंड उसने रिकॉर्ड करके क्लोजिंग निकाला हुआ है जो हमारे सवाल के अंदर गिवन है। जाहिर सी बात है, ये क्लोजिंग जो बैलेंस है ये उसके बाद ही निकले होंगे, 13 के ओपनिंग है ना, तो 12 में अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो उसमें एंट्री हुई होगी। अब वो क्या था, ये क्या था, ये बोनस था। इसकी एंट्री होती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट इन द एब्सेंस ऑफ शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स ही डेबिट करना है, और 12 में कोई शेयर प्रीमियम नहीं था। 13 में पहली बार शेयर प्रीमियम आना शुरू हुआ जब राइट इशू किया या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे। ओके, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब कितना शेयर कैपिटल था यही तो पता नहीं है, ये बड़ी मुसीबत है। हाँ जी बोलें बोलें बोलें। देखें इस 116 के अंदर तो बेटा खलो जा ना, रिडीमेबल वाले कितों आ गए, एडा तू फनकार। वो 13 में पहली बात, और दूसरी बात वो ऑर्डिनरी में नहीं आते। और ये कौन से शेयर कैपिटल है, चुप है तो ऑर्डिनरी है, पहली बार रिडीमेबल वैसे इरिडीमेबल वैसे ही पहली बार 13 में आ रहे हैं। मैं 12 की बात कर रहा हूं, 12 के अंदर ये फिगर जो आपने एंट्री करनी है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये फिगर कैसे निकलेगी। ये ब्रॉड डाउन तो है कोई नहीं जिस पर आपने 16% लगाना है। यही तो मसला है, सवाल तो यही था मजे का जी। अज्यूम क्यों कर सकते हैं, वो कह रहा है कि आपने डिविडेंड अनाउंस किया है तो ये एंट्री तो हुई है, ये एंट्री तो हुई है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री तो हुई है। ये फिगर निकलवा दो मुझे। ये 116 जो हैं, ये 116 हो चुके हैं, ये आफ्टर डिविडेंड से, हमें इसमें से 16 चाहिए था। सुभान अल्लाह बोलो। ये एंट्री आ गई, यहाँ से बैलेंसिंग 100 आ गया, और बोलो, और यहाँ पे बैलेंसिंग ब्रॉड डाउन। असल तो ये कहानी थी सवाल की जिस वजह से ये करवाना था, लेकिन जो आपने कर दिया था ना सवाल के साथ, ये आप घर पे बैठ के सुकून से कर सकते थे। बाकी तो इसमें था कुछ नहीं, बाकी तो मैं एडजस्टमेंट्स करता हूँ डिस्कस जी। कितना नहीं बताऊंगा, अब आप घर जाके इस सोल्यूशन को यहाँ से देख लीजिएगा। कितने गया
कहाँ गया सोल्यूशन, कहाँ है ये? सोल्यूशन तो नहीं था कहीं? गुस्सा इतना आया मुझे कि मेरा दिल कर रहा है कि कुछ भी, ये देखो लेजर बने हुए हैं यहाँ पे, ये भी अल्लाह की मर्जी, ये लेजर भी बनाए थे। 36 ही निकला है ना, 100 ही निकला है। ये हुआ पड़ा है, कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर दी मैंने, जाके घर देख लेना। मसला समझ आ गया? क्लोजिंग पे खड़े थे, ओपनिंग नहीं थे दोनों। अब ओपनिंग निकल आता, अगर उसने ये ओपनिंग भी नहीं था ना, अब शेयर डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगती है वो लेटेस्ट बैलेंस था ही कोई नहीं। तो फिर हमने यहां से निकाला कि ये 116 जो एक ही डिविडेंड, सिर्फ और तो कोई ना राइट इश्यू है ना कुछ और है, तो एक ही डिविडेंड आया है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग 116 पर पहुंच गया है 16% डिविडेंड के ऐड होने के बाद। बोनस डिविडेंड था ना, तो हमें 16 यहां से निकाला। ठीक है, ये फिगर निकल आई तो ये डबल एंट्री पूरी होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और ये ओपनिंग। अब यहां से सवाल शुरू करना था असल में, जालमो ओ जालमो, यहां से सवाल शुरू करना था। ओ अल्लाह तानू पूछे 100 और 36। अब यहां पर जो पैट है 2012 का जो पैट है ये बिल्कुल गलत है। मैंने कब कहा है कि सही है? कितने? 38। अब इसको पकड़ो और इसको सही करो। अकाउंटेंट ने ये रिकॉर्ड करके ये 58 निकाला था, हम यहां से इस पे पहुंचे, ये हमने 36 लिख लिया है। अब इस प्रॉफिट में जो गलतियां हैं वो अब हम सही कर लेंगे, नो इशू। गॉट इट? ये सवाल असल में ऐसे था, तो खुदा के लिए इसको ऐसे ही करना, मजा तो तभी है सवाल का। यकम जनवरी 12 कर लेने से सवाल में कुछ नहीं बचा था। आपका सवाल नहीं था वो किसी और का हो सकता है, वो आपका सवाल नहीं है, आपके लेवल का ही नहीं था वो सवाल। ये आसान लगा होगा आपको, है ना सवाल, असल में ये मुश्किल सवाल था। जी बेटा, मैं एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूं, आप क्विकली जी बोलो बोलो। बेटा कोई बात नहीं, बाद में अलग से समझ लेना। किसी और, कोई और भी ऐसा है जिसको समझ ना आई हो, अब अलग से मुझसे पूछ लेना, कोई मसला नहीं। ठीक है, पैट 13, ये कितना है? ये सवाल में गिवन 47। ये गलत फिगर्स मैंने उठाकर लिख ली, ऐसे ही करते होते थे। अब मैं एडजस्टमेंट्स की तरफ जाता हूं वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन, यानी कि सवाल शुरू ही नहीं हो सकता था, ये फिगर नहीं मिलनी थी। यहां भी कुछ बच्चे अगर सही रखते सवाल को तो अज्यूम करके आगे चल सकते थे। अगर इसके को मार्क्स यहां पर लिखे होंगे, 2 मार्क्स हों शायद इसके, लो वो आगे यहां पे तो 0.5 है, लेकिन यहां पे मार्क्स गिवन होंगे अलग से, ये यानी ये 1.5 नंबर है, तो किसी ने ये नहीं निकाला होगा तो ये 1.5 नंबर चला गया, बाकी मौजूद है। बाकी जितनी एडजस्टमेंट्स करेंगे, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटने, वो आगे चलता जाएगा, सवाल बिल्कुल सही होगा। तो बहरहाल, लेकिन आप लोगों ने तो सवाल ही बदल दिया। अब आपको क्या मसला है, आपको तो सवाल तो यही होना है। ठीक है, लेकिन अब आपने इस सवाल को ऐसे ही करना है। ओके, अब वन बाय वन एडजस्टमेंट्स करता हूं मैं जी। डेप्रीसिएशन 6 पॉइंट, वो कहता है डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर 13 इंक्लूडेड इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन ऑफ 6.5 ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें कोई गलती है तो बताओ? होता ही ऐसे है, रीवैल्यूएशन के बाद अपवर्ड रीवैल्यूएशन जब हो जाए तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आती है जो पीएनएल में जाती है, उसकी ट्रांसफर फिर हम करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर आके। तो ये कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ धोखा था। ठीक है, पढ़ी है तो पढ़ी रहे, बस ये फिगर चाहिए थी। और कहता है सरप्लस रिलेटिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग अरोज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20। देखो यकम जनवरी 13 पर सिर्फ ये 2 चीजें थी, मतलब कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद नहीं है, कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मौजूद नहीं है, कोई शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है। तरतीब जरा मेरी आगे पीछे होगी, ठीक है ना? सिर्फ 2 ही चीजें थी, और 12 में कुछ और आया भी नहीं सिवाय डिविडेंड के, जो यहां से निकलकर यहां पे चला जाना है। ओके, वो जिसकी एंट्री अभी निकाल भी ली हुई है हमने, 16 रुपए का, 16 यहां से निकल के यहां जाना है, तो ये 116 हो जाना है। और प्रॉफिट को सही कर लेंगे तो ये फिर फिगर चेंज होने वाली है। अभी ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया था आपको समझाने के लिए। ठीक है, सवाल में ये दिया, आपको पता है अगर इस प्रॉफिट, ये तो सही था, अगर इस प्रॉफिट में गलती है तो ये सही होकर ये रीस्टेट हो जाएगा ना, तो रीस्टेटेड फिगर लिखा करते थे हम। ओके, सही है, हमने अकाउंटेंट वाली फिगर निकाली थी। अच्छा, अब इसका मतलब ये मुफ्त के नंबर लिए जा सकते हैं। वो कहता है 20 मिलियन का सरप्लस आया है ड्यूरिंग 13 और 6.5 की, तो यहां पर अगर मैं टीसीआई लिख दूं ना, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, जरा जान छूट जाएगी। प्रॉफिट तो सही करके निकलना है, ठीक है, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। और उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, कितना है जी? 6। लो, ये मुफ्त के नंबर यहां पड़े हुए थे, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट
रिटेन अर्निंग 6 ही था ना, 5 है तो 5 कर लो यार, मेरी तो को लड़ाई है। एक काम का सवाल था यार, मेरा ना दिल ही टूट गया कसम से, दिल नहीं कर रहा अब डिस्कशन करने का। ये सवाल तो मैं सही खुशी से आया था इसको देख के, आपकी शक्लें देखूंगा, आप मेरी शक्ल देख रहे हैं इस वक्त, मेरे साथ प्रैंक हो गया जी। एडजस्टमेंट 2 ओके है, ओके ख़त्म है बस, एडजस्टमेंट 2 में तो और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं सवाल अब नहीं कर रहा, बस उधर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ। कहता है इन मई 13 वाले साल में पता लगा है कि 18 मिलियन का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है और एंटायर लॉस 13 में ही रिकॉर्ड हो गया, यानी 18 के 18 का लॉस उन्होंने 2013 में रिकॉर्ड कर दिया। इन्वेंट्री के लॉस की एंट्री क्या होती है वैसे? मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। जब वो बाद में देखते हैं, ये एंट्री बनती है एंट्री, ठीक है। अब वो कहता है 18 का लॉस हुआ है और सारे का सारा 13 में कर दिया हमने। अब यहां तक बात क्लियर नहीं है कि कब कब कितना कितना हुआ था। आगे कहता है हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट इन्वेंट्रीज कॉस्टिंग 13 एंड 5 वर मिस अप्रोप्रिएटेड इन द ईयर 2012 एंड 13। इसका मतलब मिस अप्रोप्रिएशन 2012 के अंदर भी रिकॉर्ड होना चाहिए था और जिस साल की मिस अप्रोप्रिएशन उसी साल में रिकॉर्ड होगी। क्या ख्याल है? तो 12 के अंदर कितनी मिस अप्रोप्रिएशन हुई थी? आपके सवाल में ना ये वर्किंग्स ऐसे ही हुई पड़ी हैं, इसलिए मैं इसकी तफसील में कोई नहीं जाऊंगा, बस यहां करता जा रहा हूं ना, आप वहां से कंफर्म करते जाना फिर, ठीक है ना। ये 2012 की बात हो रही है। 2012 के अंदर बच्चों कितना लॉस है? 13 का। लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया, 13 में पता चला और सारे का सारा लॉस 13 में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कितना? 18 का 18। लेकिन इसमें से 5 यहीं का ही है, इसमें से 5 यहीं का है, उसको छेड़ने की जरूरत है। टोटल 18 का लॉस था, 18 का लॉस 13 में कितना आना चाहिए? 5 का। उन्होंने पूरा 18 यहां फेंक दिया, जिसमें से 5 के साथ को मसला है आपको। 5 यहीं पे होना चाहिए था, यहीं पे आ गया, लेकिन जो 13 भी ये वाला यहां आ गया है उसको रिवर्स करना चाहिए। तो यहां पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी इन्वेंट्री डेबिट और मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री थी जी इसकी। अब ये करेक्शन है, ठीक है। ये करेक्शन कहां कहां होगी? ये करेक्शन एक्सपेंस बढ़ रहा है, 12 का एक्सपेंस बढ़ेगा तो 12 का प्रॉफिट कम होगा। कितने से? सॉरी 13 से। फिर P&L प्रॉफिट सेट कर रहे हैं, यहां पर एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हो रहा है, 13 का एक्सपेंस कम होगा तो 13 का प्रॉफिट बढ़ेगा। कितने से? किया हुआ काम है। ये टेक्निकल सवाल था, असल में मजे का सवाल ये था। मैं जब भी ये बात करता हूं ना ऐसे, अगली बात, भाई ये एडजस्टमेंट इज ओवर, दिस एडजस्टमेंट इज ओवर फ्रॉम माय साइड, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप, आपके सामने इसका सोल्यूशन है। वैसे तो सोल्यूशन यहां भी मौजूद है। ये एंट्रीज हुई पड़ी है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से हुई पड़ी है। ये देखें जैसे हम सवाल करते होते हैं अपनी क्लास में, वही इस फॉर्मेट के ऊपर सोल्यूशन है, इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट बोलो। Subsequent to preparation of draft, an error has been detected in financial statement for the year 12, whereby accounting depreciation on assembly plant was mistakenly accounted for as 21.8 instead of 12.8. Assembly plant was installed on Yakam January 11 at a cost of 20 and depreciated 20% zalim reducing balance. हाँ जी, किस साल में गलती हुई है? 12 के साल में। क्या गलती हुई है? 21 की डेप्शन चार्ज हो गई, होनी चाहिए 12 की। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की मुसीबत यह है कि 12 में अगर डेप्शन गलत हुई है तो उसका असर 13 पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी वर्किंग है, अगर सिंपल नहीं है तो मैं सिंपल कर दूंगा। लेट मी सी, ये 80 का एसेट था, यकम जनवरी 11 पे खरीदा, 20% 16 बनता है। उसके बाद 31 दिसंबर 12 पर 20% बनता कितना है? 64 का 20% बनता कितना है जरा बताना? 12.8। यही तो बताया गया कि 12.8 बनता था, गलती से क्या कर दिया? अब ये फर्क आ गया, ये इस साल में फर्क आया। लेकिन ये मुसीबत रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, इसकी वजह से आपको पता है ये 42 पे बुक वैल्यू चली गई, ये बुक वैल्यू जो गलत हुई है तो इस वजह से अगली डेप्शन भी गलत हो गई है। तो इस साल में भी डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट आता है और
अगले साल में भी आ रहा है, ठीक है, सही है, सिंपल एडजस्टमेंट है, मुश्किल नहीं है। अब इस साल में डेप्रीसिएशन होनी चाहिए थी 12, हुई पड़ी है 21, यही फर्क है ना। तो डेप्शन ज्यादा है, सही करने के लिए कम कर लो, डेप्शन कम करने की एंट्री क्यों पीपीई कर दो, डायरेक्ट पीपीई कर दो, ठीक है। पीपीई को डेप्शन कम करने की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, तो पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से जी, फर्क कितना है इन दोनों का, फर्क कितना है, एग्जैक्ट 9। अब अगले साल भी इसका असर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो फिर आगे असर कोई नहीं पड़ना था, ये रिड्यूसिंग बैलेंस है जिस वजह से ये मसला हो गया, ठीक है। तो अब अगले साल कितना फर्क है जी, होनी चाहिए थी अगले साल की डेप्शन 10, गलती से कितनी हो गई 8, क्योंकि बुक वैल्यू कम हो गई ना। अब अगले साल में डेप्रीसिएशन को आपने ज्यादा चार्ज कर दिया गलती से, तो कम करना है, कम चार्ज किया, सॉरी ये तो बढ़ाना है, तो शॉर्ट है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट। जबरदस्त एडजस्टमेंट, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट, ये बहुत अच्छा सवाल था जी। चलें कोई नहीं, पीपी आई कैप से पहले ही आपको करना है ना तैयार, तो ये घर पे कर लेना ऐसे ही जैसे करवाया है। वो डेट गलत चेंज करवाई है आप लोगों ने, और ऑनलाइन वाले वेरी गुड, आप लोगों ने इसी को अटेम्प्ट किया होना, क्योंकि मैं उधर कोई नहीं ये चेंज जाने दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को। जी बेटा बोले, क्या फर्क है, 1.8, ठीक है। अच्छा अब जी बच्चों इधर देखो, ये एडजस्टमेंट है 12 के अंदर, डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम, एक्सपेंस से कम होने से प्रॉफिट जाएगा बढ़ 9 से, और यहां पर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 1 पॉइंट। अब सोल्यूशन आप देख लें, यही होगा सोल्यूशन में, एडजस्टमेंट देख लें, सिर्फ आंसर देख लें, एंड वाला आंसर देख लें, प्रॉफिट में यही 2 एडजस्टमेंट्स हैं, नहीं देखना मैं दिखा देता हूं। ये प्लस -13 प्लस 9 और +13 -1.8, ठीक है जी। एडजस्टमेंट 3 इज ओवर फ्रॉम माई साइड, को मसला। एडजस्टमेंट 4 वेरी सिंपल, जो भाई ने छोड़ दी, ये एक सवाल में किया भी था हमने, ईपीएस का सवाल था, लेकिन गालिबन वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे हमने, बिल्कुल ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह एंट्री होती है इनकी, कैश आता है, कैश डेबिट, फेस वैल्यू के ऊपर शेयर कैपिटल क्रेडिट, और प्रीमियम शेयर प्रीमियम, वो शेयर प्रीमियम इकट्ठा ही होता है, वो चाहे ऑर्डिनरी वालों का हो चाहे इनका हो, शेयर प्रीमियम का एक ही लेजर बनता है। हाँ, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी से अलग आते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनती थी, इतना जबरदस्त सवाल, फिर मुझे दुख लगा जी। मैं एक शेयर के बारे में कर रहा हूं, चलो सबका ही कर देते हैं। हाँ जी, वो कहता है कि 2 मिलियन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 10 वर इशूड एट 15, यानी कैश कितना आया 2 मिलियन शेयर्स के बदले में 15, कितना बनता है 30। शेयर कैपिटल कौन सा वाला, इरिडीमेबल वाला, वो वहां पे कॉलम अलग है, ठीक है ना, उसमें डालना है। ये कितना आएगा 2 × 10 20, बाकी शेयर प्रीमियम में डाल दोगे कितना। तो ये एंट्री ऐसे नहीं करते थे, टाइम बचाते थे, हम डायरेक्ट एंट्री किया करते थे शेयर्स इशू करने की जैसे होती है। तो यहाँ पर 13 के साल में एक एंट्री पड़ेगी, वो एंट्री इस तरह से होगी कि आपने 20 यहाँ पर रखना है और 10 यहाँ पर रखना है, और ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये चेंज हो जाना है 58, क्योंकि यहाँ पर ये फिगर चेंज हो जानी है, यहाँ पे आप लिखोगे रीस्टेटेड, पता है ना आपको, तो फिर ये भी क्या आ जाएगा रीस्टेटेड, ये रेस्ट नहीं है आपने करने लग जाना, ये रीस्टेटेड लिखा हो, और ठीक है। तो ये एंट्री क्या की है मैंने, ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट जो है वही वाला, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। चेक कर लो, ये एंट्री नजर आ जाएगी आपको यहाँ पे, ये थोड़ा कॉलम आगे पीछे है, कोई मसला नहीं, मेरे सामने जैसे आता गया मैं करता गया, ये भी पता होना चाहिए कि कोई तरतीब जरूरी नहीं, ओके, जैसे सवाल चलता गया हम कॉलम लिखते गए आगे, सही है। अच्छा टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, लिखा हुआ है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, पता नहीं फिर भी बनाया हुआ है सर ने, है तो ये कोई नहीं बनाना था। चलो नेक्स्ट, ओके जी। और क्या बचा है इसमें, बस एक राइट इशू बच गया, ये तो बहुत आसान होता है जी। राइट इशू की भी एंट्री वैसे ही है 4 1 फॉर एवरी 4, तो अब ये चूंकि ईपीएस का चैप्टर नहीं है तो 1/4 कर दो इंटू 100, कितना आता है, हाँ 25%। लो जी, राइट इशू की एंट्रीज आपको पता है, तो ये ऐसे ही सिंपल सवाल था। बाकी डिविडेंड ये दो आने 18% और 15%। ये 18% चूंकि इंटरिम है, ये तो देखो ना फाइनल ऑफ 12 है, तो फाइनल ऑफ 12 तो वैसे ही शुरू के अंदर ही 12 के अनाउंस हो जाता है। मसला तो इंटरिम का था, तो उन्होंने कहा है जी इंटरिम जो है
पहले अनाउंस किया 18% और फिर राइट इशू कहीं एंड पे जाके हुआ है, यानी 15 सितंबर पे राइट इशू हो रहा है, तो इंटरिम कोई जुलाई अगस्त में हो गया होगा। ये ऐसे ही सिंपल सवाल था, यानी इस सवाल में टेक्निकल बात सिर्फ ये थी, अकाउंटेंट वाला, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना, इसको जो आपने किया था ना इसके साथ बहुत गलत किया था, ठीक है। ये 31 दिसंबर, ये 1 जनवरी 31 दिसंबर 13 ही है, इससे आपने फिगर रिवर्स वर्किंग करके निकालनी थी। और ज़्यादा टेक्निकल चीज़, ये तो किया हुआ था सवाल में, पर क्लास में करवाया हुआ था, सिखाना ये था कि ये भी तो मिसिंग हो सकता था। और इसमें बड़ी मुसीबत ये थी कि ये नहीं था कि जिसमें ये परसेंटेज लगनी है, तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व की थी यहाँ पे, ठीक है। और बहुत अफसोस हुआ जी आप लोगों की इस हरकत से। कितनी देर हो गई है? 1 घंटा। बस आगे मैंने बस अब 5-10 मिनट में बाकी सवाल दोनों डिस्कस करके फारिग कराना है आपको, ठीक है। आप कर लीजिएगा। आपने ना एनपीओ लगाई हुई है, एनपीओ का सवाल मैं आपको रीड करवाऊंगा, कोई जान नहीं है उसमें, सिर्फ लेंथ ही है, और फिर उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट मैं वहीं पर करता जाऊंगा। सवाल वो आपने ही करना है दोबारा, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, लेंथी है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं उसके अंदर, बस, ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ओके जी, तो पहले मैं कर रहा था आपके साथ नंबर 9 को डिस्कस। अच्छा सवाल है लेकिन क्विकली हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। पार्ट बी मैंने करवा दिया था, पार्ट ए में एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, हर एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, मैं उसकी डिस्कशन करता जाऊंगा, कहीं पे फंसेंगे तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन ये आप नहीं करने हैं, इतनी लंबी डिस्कशन भी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की जितनी आप लोगों ने करवा दी। DL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE एक्सेप्ट स्पेशलाइज्ड व्हीकल, जिसके लिए वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज होता है। DL ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटल डेप्शन वाली एंट्री करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट को अलग से रखते हैं डेफर्ड इनकम के तौर पे और थोड़ा थोड़ा इनकम में डालते हैं। ये अदर इन्फॉर्मेशन पहले पढ़नी होती है ताकि सवाल पढ़ते हुए हम तरतीब से चलते जाएं, ठीक है। और एंटिटी यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन इक्विपमेंट एंड रेट ऑफ डेप्शन इज 15%। अब सारी वर्किंग जहाँ ज़रूरत नहीं भी थी आपके लिए सोल्यूशन में की हुई हैं, इसलिए मैं सवाल को पढ़ते पढ़ते सिर्फ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। 1 घंटे की होगी रिकॉर्डिंग, बस इसको 1.5 घंटे से पहले कोशिश करनी है, क्योंकि अब 4:45 पे असर है, उससे पहले ही बस करनी है लाजमी। वैसे मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, इजी है। ये देखें जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट ऑफ अजीब लिमिटेड। AL परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर 420, आपका अपना नंबर, ऑन 1 जुलाई 21। हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं 31 दिसंबर 23 के, ठीक है। वर्किंग कोई भी नहीं कर रहा मैं, सिंपल वर्किंग्स हुई पड़ी हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, सिर्फ समझें बात, ठीक है। इसमें कह क्या रहा है वो जी, 420 के व्हीकल परचेज किए हैं और व्हीकल्स की एस्टिमेट यूजफुल लाइफ है 20 साल और रेजिडुअल वैल्यू है 45। अब सवाल में उसने कहीं पर डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में बताया, उसने एंड पे कुछ बताया था, लेकिन वो तो इक्विपमेंट के लिए था। हाँ तो लाइफ गिवन है तो फिर चुप है इसके बारे में, तो फिर स्ट्रेट लाइन कर देंगे। आवाज़ मिस हुई, ओके। अच्छा, एट द ईयर एंड 31 दिसंबर 22, ये पुरानी बात थी कि हमने ये 1 जुलाई 21 को ख़रीदा था। अभी हमने किस साल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं? 23 के, और उसने कहा है कंपैरेटिव, ओ माय गॉड, यानी 22 और 23, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 22 और 23, ईजी, मुश्किल नहीं है, बस लेंथी था ये सवाल भी। इसमें भी जिन बच्चों ने काम जारी रखा होगा उनको मार्क्स मिलते चले गए होंगे, जितना करके काम उतने मार्क्स मिल गए। एक्सट्रैक्ट्स कहे हैं तो पहले इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, ताकि जो फिगर निकले ना वो फौरन पहुंच जाए, कोई तरतीब की जरूरत नहीं है, एक फिगर पहले आएगी दूसरी, जैसे निकलती हैं लिखते जाओ, निकलती हैं लिखते जाओ। एक्सट्रैक्ट्स का तो यही तरीका है बस, ठीक है। तो P&L बैलेंस शीट आपका बना पड़ा होगा, अभी तो सोल्यूशन बना हुआ है ना, तो मैं यहाँ से फिगर निकालता जाऊँगा, वहाँ दिखाता जाऊँगा आपको, ओके। अच्छा जी, अब हमने 21 में ये खरीदे थे, 22 के अंदर क्या हुआ है, इम्पेयरमेंट हो गई और फेयर वैल्यू 355 है और वैल्यू इन यूज 330 है। आपको रिकवरेबल अमाउंट का पता है ना, इज हायर ऑफ, ये डायरेक्ट ही मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू है 355, कॉस्ट टू सेल सवाल में गिवन है 10, तो 345, और वैल्यू इन यूज कितनी है जी, तो क्या हायर है 340, तो ये आपकी रिकवरेबल अमाउंट आ गई ना मेरे चांद। फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज इज 355 एंड 330, तो फेयर वैल्यू 355 थी, लेकिन उसमें कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है, और वैल्यू इन यूज 330 थी, तो इनमें से हायर क्या है। अब बुक वैल्यू को कंपेयर करते थे हम रिकवरेबल अमाउंट से, जो कि 345 निकलेगी, क्योंकि हमारा फॉर्मेट दूसरा चल रहा होगा ना,
ठीक है, उसी के अंदर हम एक लाइन छोड़ के रिवाइज बुक वैल्यू लिखेंगे और इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कहता है और फिर 23 के एंड पर इसको हमने रीवैल्यू किया और ये 380 पे चली गई। तो बहुत सिंपल ये वर्किंग है इसकी। ये कौन सा सवाल है, तो सोल्यूशन ही नहीं मुक रहा है। ये यही है मेरे ख्याल से। ये 420 का एसेट आया। अब 1 जुलाई 21 को आया था स्ट्रेट लाइन मेथड पे। पहले साल 6 महीने डेप्सिट करना है, फिर दूसरे साल, लेकिन ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना नहीं भूलना, दोनों चीज़ें गिवन थी सवाल में। ठीक है, दूसरे साल पूरा साल डेप्सिट कर दिया और ये बुक वैल्यू हमारी मौजूद है। ठीक है जी। अब इस बुक वैल्यू 31 दिसंबर 22 वाली बुक वैल्यू को आपने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से, जो अभी हम निकाल के आए हैं 345। तो अगर बुक वैल्यू 363 है और रिकवरेबल अमाउंट 345, इम्पेयरमेंट लॉस इम्पेयरमेंट लॉस तो है, तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री करोगे यहाँ 345। रिवाइज्ड रिकवरेबल अमाउंट क्या है जी, रिवाइज बुक वैल्यू होती है, ऐसे ही है ना। ओके, तो ये रिवाइज बुक वैल्यू यानी रिकवरेबल अमाउंट हमने लिख ली 345 और ये इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, ये फिर बड़ा हो गया है। ठीक है जी। ये अब रीवैल्यूएशन मॉडल है ना, तो पहले देखो इम्पेयरमेंट लॉस आया, को सरप्लस नहीं पड़ा था, सीधा इम्पेयरमेंट लॉस पीएनएल में डेबिट करके अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस करो या एसेट क्रेडिट कर दो, आपकी मर्जी है, सीखा हुआ ये काम। फिर अब जब अगला साल आना है तो इसको डेप्रीशिएट करना है रिमेनिंग लाइफ पे। 1 जुलाई 21 को खरीदा हुआ एसेट 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22 तक 1.5 साल चल चुका था, 10 में से 1.5 गया तो बाकी 8.5 रिमेनिंग लाइफ है। रिवाइज्ड बुक वैल्यू 345 है और रिमेनिंग लाइफ 8.5 है, तो 345 माइनस 45 करना ना भूलना। उसने रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई तो वही वाली चलेगी जो पहले होती थी, याद है, बुक वैल्यू द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, नहीं है तो वही पुरानी चलेगी, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, और लॉस को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन आ रही है, सही है। और देख लो ये डेप्रीसिएशन आ गई और बुक वैल्यू 309 आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ ये कम हुआ करता था लॉस थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लॉस यहाँ पे आ रहा था कि फिर हमारा ये एसेट क्या हो गया, रीवैल्यू। जब ये एसेट रीवैल्यू हुआ 31 दिसंबर 23 पर, ये बुक वैल्यू थी, इसको उठा के 380 पे लेकर चले गए, तो ये हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। तो इसकी एंट्री बनी एसेट डेबिट, पीएनएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। अब ये वर्किंग हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनते हैं। यूं हमने 22 और 23 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो 22 के साल में एक तो ये डेप्रीसिएशन आएगी, एक ये इंपेयरमेंट लॉस आएगा, उसके बाद और कुछ नहीं। मतलब इंपेयरमेंट लॉस यही वाला होता है ना, ये एसेट की तरफ से मैं दिखा रहा हूं, एंट्री तो यही पड़ रही है ना, पीएनएल डेबिट और एसेट क्रेडिट, या क्यूमुलेटिव इंपेयरमेंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद अगला साल आया, ये डेप्रीसिएशन 22 की नजर आएगी आपको, इसकी कोई एंट्री नहीं हुआ करती थी। और ईयर एंड के ऊपर ये ओसीआई में नजर आना है और ये पीएनएल के अंदर नजर आना है रिवर्सल। अब ये चारों फिगर्स जाके अपने सोल्यूशन में देखो, मैं नहीं ओपन कर रहा सोल्यूशन, ये चारों फिगर्स टिक कर लो जाके। 37.5, 18.75, 35.29 और 16.654, ये सारी फिगर्स पीएनएल में 4 फिगर्स आई। चलो मैं ही दिखा देता हूं, पीएनएल में ये 4 फिगर्स आई। पीएनएल कितने हुए, यही है ना, पता नहीं। अब आप टिक करो, बस आप टिक करो, ये फिगर्स मैं नहीं देख रहा वहां से, यहां से सामने ये होना चाहिए। ठीक है, टिक करो जी, ये 4 फिगर पीएनएल में टिक कर लो। 37.5 22 में, 18.75 22 में इंपेयरमेंट और डेप्रीसिएशन, 23 के पीएनएल में 35.29 की डेप्रीसिएशन और 16.54 का रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, प्रीवियसली बुक्ड रिवर्सल आ गया। ठीक है, ये गेन की तरह से। वहां पे शायद साइंस उलट है, आप उन साइंस को छोड़ो, फिगर देख लो। आपने एक्सपेंस को नेगेटिव शो कर देना है और इनकम को यानी रिवर्सल को पॉजिटिव, आपको आसानी रहेगी। फर्क नहीं पड़ता, साइन जो मर्जी लगा दो। ठीक है, ना भी लगाओ तो काम चलेगा। ओके, ये जगाना है इसको, ये जगाना, जो काम की बात शुरू हुई है तो सो रहा है भाई। अच्छा, उसके बाद 12 में कोई 22 में कोई ओसीआई का आइटम नहीं था। 23 के अंदर ओसीआई में 53.75 देख लो, ठीक हो गया। उसके अलावा इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और कुछ नहीं आना। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। कोई कॉम्प्लेक्स वर्किंग नहीं, एक्सट्रैक्ट्स तो इतने आसान होते हैं। ये पीपीई में नजर आएगा बैलेंस शीट में, और ये आपका ओसीआई से होता हुआ कहां चला गया है, इक्विटी के अंदर
रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग नहीं भाई, रीवैल्यूएशन मैंने भी लिखवाते ही। ठीक हो गया। ये दो फिगर्स बैलेंस शीट के अंदर आप चेक कर लें। दिस एडजस्टमेंट इज ओवर एज फार एज एक्सट्रैक्ट्स आर कंसर्न, कुछ भी और नहीं है। चेक कर लो, ये बैलेंस शीट में पीपीई, ये इक्विटी, ये दो फिगर बैलेंस शीट के अंदर चली गई हैं। ये दो फिगर्स, ये क्लोजिंग जाते होते हैं ना, ठीक है। ये तो ओसीआई की फिगर थी ना, ये तो ओसीआई में चला गया था, ओसीआई 2022, ठीक है ना। तो ये क्लोजिंग जो है ये बैलेंस शीट के अंदर आता है। हो गई ये दोनों फिगर्स, तीसरी और कोई नहीं है। दिस एडजस्टमेंट इज ओवर, खत्म। और कोई फिगर एक्सट्रैक्ट्स में इन दोनों से, इस एडजस्टमेंट से नहीं जानी। जागना जरा बस खत्म कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वो एंटीपीओ के सवाल के अंदर जो दो चार बातें वो बताऊंगा, उसका सवाल कर लेना। क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेना। अभी ये मंडे को जूम मीटिंग करेंगे तो ठीक है। मीटिंग का मशवरा भी दे देना मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चे तो थोड़े कम, पता नहीं क्यों, शायद टाइम मैंने सुबह का रख लिया था, जुम्मे का नहीं था। अभी ये मैंने जुम्मे वाले दिन की थी, जुम्मे पे तो मैंने जाना था 11 बजे की थी। आवाज़ बंद हो रही है यार, हुई है? चेक करो, सही है। अच्छा 11 बजे मैंने, हाँ चलो ठीक है, चलें खैर। अच्छा जी, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एडजस्टमेंट 2 की तरफ आ रहा हूँ। ऑन यकम मई 22 अ न्यू इक्विपमेंट वॉज एक्वायर्ड बाय मेकिंग, ये बहुत ईजी एडजस्टमेंट है, इसको कीजिएगा। ये सिंपल एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है जिसकी एंट्री होती है, ये इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट डेबिट न्यू की कॉस्ट से, इक्विपमेंट डेबिट ओल्ड की कॉस्ट से। लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश लिखना था, लेना था, क्योंकि हमें सवाल में और कुछ गिवन नहीं था। फिर कैश पेड आता है और उसके बाद गेन लॉस आ जाएगा। सिंपल एडजस्टमेंट थी। इंस्टॉलेशन है तो कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पर जो कैश लेना है ना, अगर आपने 51 एसेट के लिए पे किया है और 12 इंस्टॉलेशन के लिए पे किया है, तो ये कैश कितना बनता है टोटल? 63। यही कैश आपने इधर भी लिखना है और यही कैश यहाँ पे भी ले लेना है, और बुक वैल्यू ऐड करके आपने फिगर निकालने लिए यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक ये फिगर सोल्यूशन में गलत थी, मैं देख रहा था, ठहरो ज़रा देख लें, ठहरो ज़रा, ये इन दोनों को ऐड करना ज़रा। ये सही नहीं है। बुक वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू है 34.92। अच्छा ज़रा ऐड करो, 63 प्लस 34.92 ऐड करो, जो मैंने बोला है वो ऐड करो, ठीक है ना। तो ये 26, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। सही फिगर क्या है? वो ऊपर बुक वैल्यू निकली भी हुई है 34 इसको सही कर लो, ओके। तो ये इसमें कोई गेन लॉस नहीं था, क्योंकि जब बुक वैल्यू पर हम एसेट को लेकर कैश ऐड करते हैं तो आपको पता है उस ट्रांजैक्शन के अंदर गेन लॉस नहीं आया करता। तो ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी इसकी, इसको देख लेना। इसमें पुराना एसेट चला जाना है तो ईयर एंड के ऊपर नया एसेट पड़ा होगा, एसेट पड़ा होगा और बुक वैल्यू पे होगा, ओके। सही है, कर लोगे ये एडजस्टमेंट, इजी है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त एडजस्टमेंट यहाँ पर भी थी, क्योंकि इसके अंदर पार्शियल रीपेमेंट हो रही थी। गालिबन ये वाला लेवल रीपेमेंट का आया था, ऐसे ही है। अब बोलो, अब सादा सी बात करके इस एडजस्टमेंट को भी आपके हवाले कर रहा हूं। रीपेमेंट की एंट्री करने लगा। कैश क्रेडिट होता है, इनकी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट को अलग रखते हैं, सुभान अल्लाह। कैश क्रेडिट होगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी और फॉरफीट एक्सपेंस भी डेबिट होगा। ये अभी एंट्री दिखा कर आया था। बस मसला था पार्शियल रीपेमेंट का, जो आपने शायद देखा नहीं था। हाँ, एक सवाल किया था क्वेश्चन बैंक का हमने। क्वेश्चन बैंक गालिबन 90 रुपीज वापस हुए थे। ये शायद वो सेकंड लास्ट था। बहरहाल क्वेश्चन बैंक का सवाल था, देखने की जरूरत नहीं, किया हुआ है आपने, याद तो आ रहा है आपको। 100 रुपए की ग्रांट आई थी, 90 रुपए रीपेमेंट की थी। पार्शियल रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट था आपको, ठीक है। अब मामला क्या था? ये जो भी काम है आपने देखे ना, 1 जनवरी को आपने एसेट खरीदा, ग्रांट रिसीव की 25 की, और किस लिए है जी? 80 रुपए का एसेट लेना है और उसको 5 मिलियन पर इंस्टॉल करना है, जो कि 31 मार्च को इंस्टॉल हो भी गया। तो 31 मार्च को 80 जमा 5 पर एसेट कैपिटलाइज हो गया। ये मैं अभी दिखाता हूं आपको, एंट्री सारी हुई पड़ी, इसलिए मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा। इसकी एंट्री आपने करनी है पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये 9 महीने डेप्रिशिएट होगा, तो ये 25 भी 9 महीने इनकम में जाएगा। अगला साल 21 का है, 21 भी पूरा गुजरेगा, कोई मसला नहीं आएगा। पूरा साल ये 21 का पूरा साल डेप्रिशिएट होगा। पता नहीं अब स्ट्रेट लाइन है मेरे ख्याल से, यहां पे भी लाइफ गिवन होगी। लाइफ कहां है? कहां है?
लुक गई है, हाँ ये प्लांट वॉज फुली इंस्टॉल्ड द प्लांट, हाँ ये अब 12 साल, पहले साल में आपने 9/12 कर देना है, लेकिन दूसरे साल पूरा साल। अच्छा 22 का, 21 का साल भी पूरा, 22 का साल ही पूरा, हालांकि 22 में से लिखा होता है ड्यूरिंग 22 देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट और कुछ पार्ट्स ब्रेकडाउन हो गए जो कि 1 मिलियन पर, उसने कहीं नहीं बताया कि प्लांट बंद रहा, बंद भी रहता ना, आइडल पड़ा रहता, तब भी डेप्रिसिएशन नहीं रुकने वाली थी, पढ़ाया हुआ है आपको, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्शन जो है ये आइडल भी एसेट पड़ा हुआ तो नहीं रुकती है, सिर्फ आपकी एडेप्शन वो रुकती है जो आउटपुट मेथड वाली होती है, ठीक है। तो बहरहाल इस 2 रुपए की एंट्री, 2 रुपए थे ना, 1 रुपए की एंट्री सिंपल होनी थी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ड्यूरिंग द ईयर है कोई मसला नहीं है, इसकी एंट्री तो आपने एंट्रीज तो करनी नहीं है कि डेट गिवन हो, पीएनएल के अंदर आपको नजर आना था सिर्फ एक्सपेंस, और कैश तो आप एक्सट्रैक्ट्स में शो करते नहीं, ओके। आगे बढ़ो जी, वन ऑफ द टर्म ऑफ ग्रांट इज टू प्रोवाइड 60%, वो कहानी लिखी है उन्होंने, को लंबी सी कहानी लिखी हुई है कि अगर आपने ये कंडीशन ना मीट की तो आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, वो कहानी जो भी थी उसका असर क्या है कि रीपेमेंट करनी पड़ेगी, अगर पहले साल आप वायलेट कर दें कंडीशन तो पूरी ग्रांट वापस होगी, 1 साल बाद करेंगे तो 80%, 2 साल बाद करेंगे तो 65%, और इस तरह से आगे वो कहता है ऑन 30 नवंबर 22 रिडक्शन हो गई प्लांट की यूटिलाइजेशन में ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ प्लांट, और सेल कम हो गई ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन, एक तो हमने इसको इंपेयरमेंट रिव्यू से गुजारा, रिजल्ट ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ 12 मिलियन रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट दे दी उसने, एक तो इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, और इनिशियली 60% ऑफ ट्रेनीज वर हायर्ड, लेकिन कंडीशन जो है वो 2023 में ब्रीच हो गई थी, जो कि रीपे होएगी ग्रांट अब, अच्छा रीपे होगी ग्रांट अगले साल, पेबल रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि कंडीशन इस साल में अगर कंडीशन इस साल के अंदर ब्रीच हो गई है तो पेबल टू गवर्नमेंट आ गया है, जितनी ग्रांट रिसीव की थी उसका 65% आपका वापस होना है। अब बाकी सारी एंट्रीज मैं सिर्फ गो थ्रू करवाऊंगा क्योंकि आपको वो बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी, आप देखते जाएं। ये देखें 85 मैंने बोला था, बोलो 85 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, और ये कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, उसके बाद ये 9/12 करके डेप्रीशिएट हुआ और ये 9/12 करके इनकम में चला गया, ओके। फिर अगले साल पूरा डेप्रीसिएशन, पूरा ग्रांट इनकम, अगले साल फिर पूरा डेप्रीसिएशन, पूरा ग्रांट इनकम, अब 31 दिसंबर 22 पे पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, ये मेरे ख्याल में सोल्यूशन गलत वाला लिया हुआ है, 1 मिनट देखने देना, मैंने अपडेट करवाया तो था, 1 मिनट में मैं देख के बताता हूँ आपको, छोटे आप देखें 1 मिनट सोल्यूशन कौन सा सवाल है जरा बताना जल्दी से। इम्पेयरमेंट लॉस, पता नहीं अब आपको कौन सी वाली उन्होंने दे दी है, 54.11 है इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है 54 पे, ये फिगर गलत है, मैंने सही करवा दी थी, और उसके बाद की डेप्रीसिएशन जो है वो भी गलत है, ये भी सही होगी। अब आपको कॉपी उन्होंने मेरे ख्याल में यही वाली दी हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे, चलें बाकी सही है, अगला सही है। अब ये 2 क्यों गलत हैं वो जरा सा आपको खुद पता लग जाएगा, वो फिगर असल में 12 मिलियन थी, लेकिन वर्किंग देखें इधर, ये देखें रिकवरेबल अमाउंट कितनी गिवन है यहाँ पर 35, ये देखो ये 35 नहीं है, सवाल में कितनी गिवन है 12, कितनी गिवन है 12, मैं इसको सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, इसलिए कोई मसला नहीं है, बस ये चेंज, ये कितना 12, ये कितना आ गया बताओ, ये कितना आता है, अगर 12 है रिकवरेबल अमाउंट तो ये 31 की बजाय कितना लॉस आता है 54, यही गिवन है ऊपर, ये 54 और 54.11, डन जी, ये सही फिगर है जो आपकी नजर आएगी, जहां जहां पे नजर आ रही होगी ना आपकी वो 31 की वो फिगर सही कर लेना, क्योंकि सवाल में इंपेयरमेंट वो 12 है, ठीक है ना, रिकवरेबल अमाउंट, ओके। ये करेक्शन मैंने देख लिया था, अभी मैं रिव्यू कर रहा था सोल्यूशन आपकी क्लास में आने से पहले, तो मैंने उन्हें कहा था सही कर दें, लेकिन उन्होंने सही कर दिया सोल्यूशन में, सोल्यूशन सही करके भेज दिया उन्होंने मुझे, लेकिन इन बच्चों ने शायद पुराना प्रिंट ले लिया, ठीक है, सही कर लेंगे ना इसको, मसला नहीं है। उसके बाद जब ये चेंज होकर 12 हो गया है तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ 35 की बजाय 12 ही आना है, ठीक है, और 12 डिवाइडेड बाय 9.25 ही है, वो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसका आंसर क्या आता है बताओ, डेप्शन कितनी आएगी, बहुत फारिग फॉर्मेटिंग की है यार उन्होंने जी, कितनी 1.3, ठीक है जी, तो 1.30 की डेप्रीसिएशन है, उनके सोल्यूशन में बिल्कुल ऐसे ही है जो उन्होंने मुझे सही करके भेजा है, ओके डन।
तो ये सही कर लिया आपने। अब जो जहां ऊपर एक्सट्रैक्ट्स में भी ये फिगर्स आएंगे ना तो इनको सही कर लेना, कोई मसला नहीं है। ओके और सही है। हाँ, या तो मैं पेपर बदलता, वो बदल नहीं सकता था क्योंकि वो आपके पास पहुंच चुका था। सोल्यूशन बदलना आसान नहीं होता, पेपर बदलना आसान होता है। मैं वहां पर लिख देता 35, सिर्फ 35 लिखता ना रिकवरेबल अमाउंट में, तो ये सारा सोल्यूशन सही था। लेकिन चलो वो तो आपके पास पड़ा था, इसलिए सोल्यूशन जरा चेंज कर लें। ओके, करेक्ट हो गया सोल्यूशन। मैं आपको ग्रुप के अंदर वो भिजवा भी दूंगा अपडेटेड। ओके ओके अच्छा जी। अब उसके बाद ये सारी एंट्रीज तो ठीक हो गई। ये देखें इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, इसकी एंट्री भी होगी, अगली डेप्रिसिएशन की भी होगी। असल मसला सिर्फ इस एंट्री के अंदर है, ये जो हमने रीपेमेंट की एंट्री करनी है। बाकी एंट्रीज आपको कोई चैलेंज नहीं करेंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ 25 मिलियन की ग्रांट में से कितना रीपे कर रहे हैं? 65 क्रेडिट हो गया। डेफर्ड ग्रांट भी तो डेबिट करनी है, वो भी सारी नहीं कर देनी, वो भी जितना अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पड़ा है। असूल क्या था? अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, बैलेंसिंग पीएनएल में। अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस सारा नहीं डेबिट कर सकते क्योंकि ग्रांट भी सारी नहीं रीपे हो रही। अगर ग्रांट 65% रीपे हो रही है तो अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस भी 65% ही आपने डेबिट करना है। वो कितना है वो निकालना था आपने। यहां से ग्रांट 25 की आई थी, उसमें से आप कैलकुलेटर पकड़ लो, 1.56 माइनस करो, 2.08 डेबिट हो रहा है ना, ग्रांट कम हो रही है ना। अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस पूरा 25 था, उसमें से 1.56 डेबिट हुआ, 2.08 डेबिट हुआ, फिर 2.08 डेबिट हुआ। बताओ कितना बनता है? 19.28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 65 से, डन हो गया। तो कैश भी 65%, डेफर्ड अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस भी 65% और बाकी का फॉरफीट एक्सपेंस। अब पीएनएल में ये फॉरफीट एक्सपेंस आ जाएगा, लेकिन ग्रांट भी अब कम होकर डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस भी कम होना है आपका, ठीक है ना। तो ये अब सवाल, आप ये सवाल की एडजस्टमेंट अच्छी थी, मजे की थी, ठीक है। इसको फिर आपने अब कंप्लीट कर लेना है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी ये पार्शियल रीपेमेंट हमने सीखी हुई थी, ठीक है, पार्शियल रीपेमेंट। चलें आगे। हाँ, जो बाकी बचा हुआ है, कितना बच गया है? कितना बच गया है? ये 12.53 तो माइनस हो गया किसमें से? ये जितना निकला था उसमें से कितना निकला था? ये 19 पॉइंट बोलो 28 माइनस 12.53 कितना आता है? 6.75। ये अगले साल में होगा ना। अभी तो 31 दिसंबर, ये 30 गलती से लिखा हुआ 31 दिसंबर 23 में खड़े हैं। अब 24 का तो बनाना नहीं है। 24 आएगा तो उसके अंदर ये रिमेनिंग ही अमोर्टाइज होगा। अब जो बच गया डेप्रिसिएशन तो वो चेंज होनी है, जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन चेंज होकर आ रही है। जो डेप्रिसिएशन पे आपने फॉर्मूला लगाया होगा, यहां पे आप 6.75 पे वो फॉर्मूला लगा दोगे। ये बैलेंस यही बचना है। आप अगर एक्सट्रैक्ट्स के अंदर देखो ना, तो एक्सट्रैक्ट्स के अंदर बैलेंस आपको यही बचा हुआ नजर आएगा। ये देखें, ये पेबल रिकॉर्ड किया उसे हमने जी। ये देखें 0.7 और ये कितना है जी? 6 पॉइंट। जरा टोटल करो, इसका टोटल करो। 6.75। यहाँ पे क्या निकाला है हमने? पता नहीं की काट लिया सी, यही निकाला हुआ है, यही पड़ा हुआ है। अब ये बैलेंस है डेफर्ड ग्रांट का। अब अगले साल इसी नहीं अमोर्टाइज होना है। ओके डन। चलें आगे, एनपीओ पे जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसलिए कहिए कि इसमें पार्शियल रीपेमेंट थी, लेकिन चलने वाले इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स ले गए होंगे, ठीक है। हाँ जी, इस सवाल के अंदर जो मसला था ना वो सिर्फ ये था, क्या बेटा, जाहिर सी बात है जो फिगर यहां से चेंज हुई हैं वो उधर सही कर लेना ना खुद। मैं क्या पता नहीं की कहता है। अच्छा जी, मसला क्या था? मसला यह था, 3 तरह के फंड थे। टेक्नो फंड, इंटरनल नहीं लिखा हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन एक्सटर्नली लग नहीं रहा ना। इट इज आ रिस्ट्रिक्टेड फंड। एक्सटर्नल नहीं है तो जाहिर है खुद ही रिस्ट्रिक्ट किया होगा, वरना वो बताता कि फलां ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, ठीक है। तो इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड है, यानी इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज नेट एसेट्स में लिखना है हमने। उसके बाद एंडोमेंट फंड है, तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर 3 अदद कॉलम बनने थे। जनरल फंड, टेक्नो फंड और एंडोमेंट फंड। अब जो फंड के अंदर कहानी आ गई है, उस फंड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसी फंड के कॉलम में आनी है। जैसे एंडोमेंट फंड के आने वाले पैसे इसी में ऐड होते हैं, इन्वेस्टमेंट इसी में ऐड होती है, माइनस तो इसमें से हम कुछ करते ही नहीं थे। लेकिन फंड है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, जैसे
फ्रेंचाइज फंड था आई थिंक, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब वाले सवाल में हमने बनाया था, फ्रेंचाइज फंड इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड बनाया था, तो उसके अंदर जो पैसे जाने हैं, जो खर्चे रिलेटेड, एक और भी था, वो शायद यंग टैलेंट वाला फंड था, वो भी इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड था आई थिंक। तो जो उसके रिलेटेड खर्चे होते हैं वो हमेशा उसी फंड में आते हैं, अगर फंड अकाउंटिंग के अंदर ले आए आप उसको, सादा बात। अब इस सवाल के अंदर ना बस यही घुमाया गया था। ये 3 तरह के फंड्स थे जिसके अंदर अब चीज़ों को पकड़ते जाएं और देखते जाएं। ये तो सिंपल एसेट्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग आपने ये 4 लेजर्स बना लेने थे बुक वैल्यू पर, ठीक है। लेजर बेताशा थे भाई कह रहे इसमें। ये सबसे पहले 350, ये यकम जनवरी 19 पर फंड्स की कंपोजिशन क्या है, 350, 180 और 120, 350, 180 और 120। अब ये नंबर थे और ये रिक्वायर्ड भी थी, जरा देखें, मैंने तो कहा था रिक्वायर्ड होनी चाहिए। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, और बैलेंस शीट बनानी नहीं, इतनी जिंदगी आसान थी, ठीक है। अब जो लेजर बने पड़े हैं, अच्छी बात सर, वो तो मुश्किल नहीं होती, वो तो आसान होती है, जब लेजर बन जाता है तो क्लोजिंग उठाना होता है, हाँ ठीक है ना, बस ऐसे ही है, नंबर नहीं कम करने थे 16। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो ओपनिंग क्लोजिंग में यूज हो जाएंगे, ऐसे ही है, लेजर बना लोगे यहाँ से। यहाँ पे कोई टेक्निकल बात है तो बताओ, जहां पे टेक्निकल बात है तो बता देना मुझे। यहां पर सिंपल सा ये लिखा हुआ है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड फंड यूज फॉर टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड लेबोरेटरी फॉर स्टूडेंट्स, एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 हैज टू बी पेड यूजिंग द लेबोरेटरी। जो सब्सक्रिप्शन आएगी, लेबोरेटरी यूज करेंगे लोग, वो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। अब अगर इसको हमने फंड बना लिया ना अलग से, तो जो ये फंड है ना, फंड, ये सब्सक्रिप्शन फॉर लैब जो है ये इसी के अंदर ऐड होगा, जितना भी आएगा। आगे जाके उसने बताया भी था। इसका मतलब ये होगा कि जो चीज यहां पर आ जाएगी ना इनकम या एक्सपेंस बनकर, इस फंड में जो चीज गिर जाएगी वो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर फिर नहीं आएगी। जो इनकम या एक्सपेंस डायरेक्ट इस फंड में चलेगी, टेक्नो फंड में, वो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। इनकम एक्सपेंडिचर से तो चीजें होकर सरप्लस निकलकर, या सरप्लस कह देता हूं, सरप्लस ही आया था, सरप्लस निकाल कर यहां पे डाला करते हैं, ठीक है ना। ये साइंस थी बस इस सवाल की, और कुछ नहीं था, बस लेंथ ही था सवाल में, और कोई टेक्निकल बात नहीं थी। या तो ये कॉन्सेप्ट ना दिया होता आपको, ये बनानी सिखाई हुई है आपको 2-3 सवालों के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स, ठीक है, और सही है। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नल को लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, इंटरनल को फंड में लेकर आते हैं, कोई नई बात नहीं थी। सवाल का हुजम देख के परेशान, एज यूजुअल सवाल का हुजम देखो और परेशान। 5 मिनट बस लगाने हैं, 5 मिनट, ओके। तो 5 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करते हैं। खैर से आगे देखो, सोल्ड इक्विपमेंट, सिंपल डिस्पोजल का लेजर, उसके अंदर ये सोल्ड इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आ जानी है, कैश ऑलरेडी इसमें आ रहा है। ये सिंपल चीजें थी, मैं इनको बिल्कुल नहीं करवा रहा, ये आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि आपको मैंने उसके ऊपर ट्रैक पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑपरेट्स अ कैंटीन, बहुत सिंपल, 4 लेजर्स, 3 लेजर्स और बन जाने, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कोई टेक्निकल बात नहीं है। ये भी मैंने आपको ना पहले ही बता दिया है, अब ये टेक्निकल नहीं रहा, लेकिन सिखाना बस यही था, ठीक है जी। ब्रेकअप ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। ये जितने भी इनकम्स एक्सपेंसेस हैं, यानी कि ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं, कोई एडजस्टमेंट से निकलने वाली फिगर जो भी होगी, जो एडजस्टमेंट से निकलेगी वो भी उसी तरह से, ठीक है। उसके बारे में कहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर तो डायरेक्ट मिल गई यहां से, ये लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रिसिटी यहां, ये अगर तो ये 184 ही है, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये थी कोई ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का लेजर बनेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट वाली फिगर लिखी हुई है, और बोलो, मैं सिर्फ 1-2 लेजर्स में आपको बता रहा हूं तरतीब क्या रखनी थी बस, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये किया भी होगा। यार तुम्हें क्या मुसीबत हो गई है भाई। अच्छा जी, ये एक्सपेंस डेबिट, ये क्या है, ये रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक जो भी कह दें, वो क्रेडिट कितने से जी, 184 से। उसके बाद उसने मिसाल, ये एक कर रहा हूं मैं, कोई एक सामने यही आ गया, पहला ये मैंने ले लिया, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है, ओपनिंग क्लोजिंग, तरतीब पता लग जाए ना सवाल की, कोई एक चीज, यही तो कहता हूं 2 दफा सवाल पढ़ोगे कोई ना कोई क्लू मिलेगा, और चलोगे, जब चलोगे ना तो सफर आसान होता है। इस सवाल डराने वाला था सिर्फ, इसके पल्ले था कुछ नहीं। और ये सवाल
असल में डराने वाला था जिसको आपने गड़बड़ कर दिया। बज़ाहिर ये इजी लगने वाला सवाल था और ये मुश्किल था। अब मैंने यही फनकारी यहां पर की थी कि बच्चा इसको इजी समझते हुए पहले करेगा और फंस जाएगा, मेरी अपनी मर्जी, और इसको बच्चा ये क्या है, हालांकि इसमें था कुछ नहीं। अभी देखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ट्रैक की बात है, जब ट्रैक पे पड़ जाओ तो ठीक है। इधर देखो जी, ओपनिंग 134, क्लोजिंग 125.2, जरा लिखवाना मुझे। ओपनिंग प्रीपेड है 130, क्लोजिंग 125.2। अब एक्सपेंस की फिगर कितनी आई है? बैलेंसिंग कैलकुलेटर कटो कि बैठे तुम इतने हैं गलीमे ते आए हो मेरे। हाँ 192.8। अच्छा जी, अब ये एक्सपेंस किसी एक जगह नहीं जाना कि आप सारा यहीं पे लिख दो जैसे पहले करते थे, बल्कि इसके तो अब टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। ये जनाब जनरल फंड में 75% जाना है और टेक्नो फंड में। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सपेंसेस में आपने जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखना है तो कितना था 192.8, इसका कितने परसेंट 70, ये इधर ले लेना था आपने। कितना बनता है? ओके, जो भी आता है चलो लिख देता हूँ, एक तो करना ही था, ठीक है। अब ये एक्सपेंस इधर पड़ गया और एक वर्किंग आपने और ओपन कर लेनी थी जिसमें टेक्नो फंड के एक्सपेंस इकट्ठे करते रहना था। अब यहां पर ना गंद बहुत पड़ जाना था। यहां पे आपने क्या लिखना था? एक्सपेंसेस फॉर टेक्नो फंड। जो टेक्नो फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनकी थोड़ी सी वर्किंग अलग कर लो, एक फिगर निकालो और सारा फेंक दो वहां पर। सारे लिख दो, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं लिख रहा, मुझे ये ज़रा इजी लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा इलेक्ट्रिसिटी, ये 192.8 जो वर्किंग नंबर 1 से जो भी वर्किंग नंबर होगा आपका ये यहां से आई इंटू 25, कितना बनता है? अच्छा, अब इसके अलावा बताओ कोई टेक्निकलिटी थी? इतना आसान सवाल था। अब इसमें हर एडजस्टमेंट देखते जाओ। अब बस ये लेंथ ही था, तो मुफ्त के नंबर इसी सवाल में तो होते हैं। जिसने फॉर्मेट ओपन किया हुआ था वो फेंकता जा रहा है चीजें। अब आप आगे चले होंगे, आपने देखा होगा रेंट की बात है, सिर्फ ये पहले पकड़ लो, तोड़ने वाले, ये आसानी ये हो जाएगी कि टूटने वाले टूट जाएंगे, बाकी सारे जो चुप हैं उसके बारे में अव्वल तो कुछ बता देगा, नहीं बताएगा तो हम अजम्पशन ले लेंगे, ठीक है। किसी सवाल से परेशान नहीं होना होता। रेंट है, उसी तरह से रेंट का लेजर बनेगा, प्रीपेड है ये भी, वहां से एक्सपेंस निकलेगा, 70-30 में तोड़ दोगे, 70 इधर 70 इधर 30 इधर। आगे बढ़ो, ये सवाल था, रोला डाला हुआ एनपीओ एनपीओ एनपीओ। क्या है एनपीओ? सैलरीज में देखो, सिर्फ लेंथी है सवाल। तो सारे लेजर्स उसूल पहले दिन सिखाया था, जिसको ओपनिंग क्लोजिंग नजर आए उसका लेजर ओपन करो। ओ यार 100-150 खुल जाए लेजर, तुम कह रहे हो 16 लेजर हो गए, खत्म नहीं हो रहे थे। जिनका ओपनिंग क्लोजिंग है, टाइम निकालना तो आपका काम है ना, पता नहीं कहां टाइम जाया करके आए आप। तो मार्क्स इंटू 1.8 करो, तेजी से किया करो सवाल, शुरू वाले सवाल भी स्पीड से किया करो। सबसे बड़ा मसला ये शुरू में ऐसे बना बना के सवाल करते हैं, एंड पे खुद को समझ नहीं आ रही होती। स्टार्ट से स्पीड में करना है काम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठहर जाओ, खतरनाक मैसेज भी कभी कभी आ जाते हैं, जवाब देना पड़ता है। अच्छा जी तो देखो, सैलरीज लेजर बनेगा, सैलरी एक्सपेंस निकलेगा, टोटे कर दो। फिर यूटिलिटीज, अच्छा यूटिलिटीज डायरेक्ट आ जाना था, चलो डायरेक्ट भी थे कुछ, सुभान अल्लाह। ये यूटिलिटीज पड़ी हैं, यहां से उठाना था, उनके ऊपर कैलकुलेटर मारना था। यानी ये सारे एक्सपेंस कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, ये वाले तो डायरेक्ट आ गए, यहां से एक टोटल बनना था, उस टोटल ने एक बार यहां से माइनस। सोल्यूशन में ऐसा ही हुआ पड़ा, टेंशन ना लो, सोल्यूशन सारा मौजूद है। अच्छा, अगली बार मैं बताता हूं, वो सोल्यूशन को बाद में देखना ना भाई, मैं दिखाऊंगा सोल्यूशन, मैं खुद दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सवाल पढ़ाने दो पूरा। नेक्स्ट, इसी तरह से ये सारे एक्सपेंसेस हो गए, और बोलो इनके अलावा कोई भी एक्सपेंस हो तो आपने सवाल ना भी बोले तो जनरल फंड में डाल देना है, ठीक है ना। अगर खुद से मुंह से नहीं बोल रहा कि ये टेक्नो या एंडोमेंट से रिलेट करता है तो फिर वो जनरल ही है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा, ऑल अदर अनक्लासिफाइड इनकम्स
एंड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड इनटू जनरल फंड एक्सेप्ट ऑफिस सप्लाईज। ओ माय गॉड, एक शरारत कर गया। ऑफिस सप्लाईज ये पड़ी है 181, कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं था। ये सारे का सारा इधर देखो, टूटना नहीं है, इधर नहीं आना, सारा इस लिस्ट में आ जाना था। ओके चले, उसके बाद आगे देखें। ये इतना सा सवाल था। अगेन ओपनिंग क्लोजिंग और आ गए, मजीद ओपनिंग क्लोजिंग आ गई। ये तो आपने पहले हाथ यही ओपनिंग क्लोजिंग देख के लेजर ओपन किए होते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से 45% जनरल फंड, 35% टेक्नो फंड, 20% एंडोमेंट फंड। इतना आसान काम है यार। ये कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, ये 514, इसके 3 टुकड़े करने थे। कितना कितना जी बोलो। ये इनकम एक्सपेंडिचर, जो जनरल फंड वाली चीज है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर में फेंकते हैं आप। उसके बाद 35% ये सीधा कहां जाएगा, टेक्नो फंड में, और 25 ये सीधा कहां जाएगा, एंडोमेंट फंड में। सवाल का सिर्फ हुज्जम ज्यादा था बेटा, घर जाके करोगे इंशाल्लाह, स्पीड पकड़ के करना, आधे घंटे में होगा, और कुछ है ही नहीं इसमें। बेटा क्यों बनाते आप, ये क्या बना हुआ है, कैश एंड बैंक बना हुआ हो तो हम नहीं बनाते। किसने पूछा? हाँ क्या पूछ रहे हो? जा नहीं बना होगा, बना लेंगे। कुछ में नहीं होता तो बना लेते, नहीं बनाया ऐसा कभी नहीं हुआ। अनलेस के रिसीट पेमेंट नहीं दे, वो बैंक अकाउंट दे और कैश की कुछ ट्रांजेक्शन क्लियरली बता दे, तो हम सिर्फ कैश का अकाउंट फिर बना लेते हैं, बैंक अलग से उसने बनाया होता है। कभी ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। अच्छा लो जी, इस सवाल में को वैसे देख लें, सब्सक्रिप्शन है, डेटर है, सेल है, मर्चेंटाइज गुड्स को कहते हैं। कंट्रीब्यूशन रिसीव, इन्वेस्टमेंट इनकम सीधी इंडोमेंट में जाएगी, इनकम में नहीं डालनी, एंडोमेंट की इन्वेस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी रेंट है, रिपेयरमेंट है, मिसलेनियस वेजेस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ। ट्रांसपोर्टेशन इन ऑफ मर्चेंटाइज, ये बेसिकली परचेज की कॉस्ट का पार्ट बना लेना होता है। तो असल में ये जो कर रहे थे ना, गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे थे ना, ये कैंटीन वाली, तो उसमें जो परचेज की फिगर निकल, इन्वेंट्री में डेबिट कर देना यार। इन्वेंट्री का लेजर बनाना है ना, इन्वेंट्री का लेजर जो बनाओगे उसमें डेबिट कर देना, बस सिंपल। इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनता है, और क्या जी इसमें कोई और चीज नहीं है। परचेज ऑफ मर्चेंट, परचेज लिखता रहे। हमने तो इसको क्या करना होता था, पेमेंट टू क्रेडिट। कोई नई बात नहीं होती, सवाल का ऐसे ये आई कैप करता है। आपको सिर्फ तैयार इसलिए करना था कि देखो इस पर्चे में एक चीज ऐसी नहीं निकलती जो आपने ना पढ़ी हो। वो एक बस मसला था, वो भी मैं बार बार दुख उसी का हो रहा है, जो आपने डेट चेंज करवाई। वही तो असल चीज थी जिसने आपको इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं छोड़ना था जितने आप थे आज। और सिर्फ आपको मैंने ये बुलाकर यहां पर ये बताना था कि पर्चे से परेशान मत हुआ करो। वही पर्चा जो आपको लग रहा था कि कोई समझ नहीं आ रहा, सिर्फ नर्व्स की वजह से, सिर्फ ऐसे परेशान होकर थरथल्ली मची हुई है, ध्यान से देख रहे हैं आप, उसी सवाल को आपको समझ नहीं आ रही जो सवाल मैंने आपके साथ मिलकर पढ़ा है। एक चीज ऐसी नहीं निकली जो हमने ना पढ़ी हुई हो, कोई एक चीज थी ऐसी। अभी रुक जाओ, अभी 2-3 लाइनें रहती हैं इसकी। कहां गया? सब्सक्रिप्शन सारी की सारी टेक्नो में डाल दो। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक नजर, किस तरह से बना हुआ है। देखें, ये असल में वो जो मैंने अलग से वर्किंग बनाई है ना, वो मुक्के शुरू ही नहीं हो रहा, मुक्के कितों। ये देखें, ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं। आपने इसको इंटू 20 इसमें टाइम लगेगा, आपने वो नहीं करना, वो जैसे वर्किंग से निकला आपने इंटू 80 इंटू 20 खुद लिखते जाना है, ठीक है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर चीजें आ गई। कंट्रीब्यूशन का हिस्सा भी इसका सिर्फ यहां पर आ गया, और कैंटीन ट्रेडिंग, यानी बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसी तरह से ये 3 फंड्स हैं, ये गलत लिखा हुआ है, आप इसका टोटल करोगे तो इंशाल्लाह सही निकलेगा। ये फिगर गलत है, और जो फिगर यहां पे है ये सही है। ये भी मैंने चेक कर लिया था, ये भी नए सोल्यूशन में अपडेट हो गया है, नहीं हुआ मेरे ख्याल से। लेट मी देख, ताकि मैं उनको कह दूं कि एक और, ताकि वो बच्चों को, आप लोगों को भेजूंगा ना जब, कितने गया, ये रहा। अच्छा आप इसका टोटल करके तसल्ली कर लें, तब तक मैं जरा देख लूं इन्होंने चेंज किया या नहीं। टोटल की तसल्ली कर लें, जल्दी करें। मैं अजीब लिमिटेड पे पहुंच गया हूं, 756, हाँ नहीं सही हुआ, ठीक है। चलें, मैं ये मैसेज कर रहा हूं, आप ज़रा इसको टोटल करके तसल्ली कर लें। मैंने तसल्ली कर ली थी यार। ये पेज 9 के ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 8 है,
एनपीओ वाला सवाल, इसमें जो टेक्नो फंड में एक्सपेंसेस टोटल किए ना वो टोटल 756 लिखा हुआ गलती से, हालांकि वो 766 है। ऊपर फिगर सही ली हुई है, इसको करेक्ट कर लें। अच्छा जी, ये सही मिल जाएगा आपको। अच्छा, उसके बाद और इसके अंदर ये सही हो गया ना, ये फिगर गलत है। सही फिगर कितनी है वो जो ऊपर लिखी है, तसल्ली किसी ने की है? किसी ने तसल्ली की है? 841, ठीक है ना, ये सही है फिगर, यानी कि टोटल यही बनता था, वो गलती से उधर लिखा हुआ। अच्छा, अब इस सवाल में कोई और चीज ऐसी नहीं है, कोई और चीज है। देखो इन्वेंट्री के अंदर वो आ रहा होगा जो कैरेज इनवर्ट था, देख लो, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। तो बहरहाल बच्चों, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पेपर जैसा मर्जी आया, आपको आता होता है, आपको बस ये चीज समझ नहीं आ रही है। पर्चे में सवाल को 2 दफा, रीडिंग टाइम में क्या किया आप लोगों ने, मुझे अपने रिमार्क्स भी दें। एमसीक्यूज किए, रिक्वायरमेंट पढ़े सबसे पहले, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़े, उसके बाद एमसीक्यूज बिल्कुल पहले करें, उसके बाद 5-7 मिनट बच ही जाते हैं। एमसीक्यू में कितनी को देर लगती है। फिर कोई छोटा सवाल पकड़े, और यानी पहला सवाल ही आपने पढ़ लिया होता ना ध्यान से, आप कहते यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं आपको क्यों डर लगा पहले सवाल से। मेरे ख्याल में पर्चे का सबसे आसान सवाल ज्यादा हो जाएगी, मेरे ख्याल में सबसे आसान सवाल वही था, या आखिरी था। आखिरी सवाल बहुत आसान था, ठीक है। तो बहरहाल 7 तो आप लोगों ने इजी कर लिया था ना, 7 तो आप लोगों ने इजी किया था, अब उसको पीजी कर लीजिएगा, ठीक है। तो 15 मिनट में रीडिंग टाइम में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पर्चा आते ही पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यूज करें, उसके बाद सबसे छोटा सवाल पढ़ें, होता है तो उसकी कैलकुलेशन अपने पास ऐसे दिमाग में कर लें, जैसे कोई अंडरलाइन नुक्ता शुक्ता लगा लें, ठीक है। उसके बाद भी टाइम बचे तो कोई और छोटा सवाल ही पढ़ना है। पूरा पर्चा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं है पूरा पर्चा पढ़ने बैठ जाए, 15 मिनट ज़ाया कर रहे हैं आप। उसके बाद छोटे सवालों से शुरू करें और बड़ों की तरफ जाएं, ठीक है। और बैड लक है आपकी कि आप मुश्किल सवाल पहले पकड़ बैठें। वैसे कोशिश यही करनी है कि जो सवाल मुश्किल लगे उसको एंड पे करें और पहले आसान सवालों को करें। नींद लेके जाना, नाश्ता करके जाना, और आप लोगों को सब कुछ आता है, ये इस मौक ने आज साबित किया है, जिसको आप पता नहीं क्या समझ के निकले थे। तो अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखें, 2 दफ़ा सवाल को पढ़ें और सवाल को शुरू करें। मैंने आपको आज एक डेमोन्स्ट्रेशन दी है, एक फिगर उस एक्सेल की शीट में सवाल किया था ना, तो वो उस तरह से फ़ौरन चीज़ें चेंज हुई, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था। तो जब वो हाईलाइट हो गए तो मैंने आपको दिखाया कि ये 10 जगह पे फिगर बदल गई है सिर्फ एक फिगर के चेंज करने से। तो आपके नंबर 10 जगह नहीं कटेंगे, सिर्फ एक जगह कटेंगे। जहां पे फंस जाओ अजम्पशन लो, आगे चलो। पर्चा 85-90% होगा तो समझो कि आपके पासिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितनी अटेम्प्ट कम होती जाएगी आपकी पेपर की, उतने पासिंग मार्क्स आपके आने के। पासिंग एक्यूरेसी कितनी हो, 70% एक्यूरेसी से कौन चल रहा होता है कि 70-75 नंबर का बच्चे हो भी जाते हैं आउट ऑफ ब्लू। हमारे साथ कई लड़के ऐसे होते थे, एक लड़के ने कहा जी फाइनल के अंदर बीएफडी का पर्चा था, उसने कहा जी 66 नंबर का अटेम्प्ट किया था, पास हो गया। होने को हो भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि इतना एक्यूरेट होगा। तो अपनी अटेम्प्ट को मैक्सिमम करना है, 85 को टच लाजमी करना है, 85-90 तो हो ही जाए, ठीक है ना। ये कैसे होगा, छोटे सवाल पहले करने हैं, स्टार्ट से स्पीड को उठा के रखना है। प्रेजेंटेशन का मतलब फूल बूटे लगाना नहीं है, प्रेजेंटेशन का मतलब है जो लिख रहे हो अगले को समझ आ रही है, दैट्स इट। उनको पैसे मिलते हैं पेपर चेक करने के, वो आपका पेपर ढूंढ ढूंढ के चीज़ें चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं। पर कोशिश करो कि उनको आप प्रॉपरली एलॉबरेट करके, वर्किंग करके, रेफर करके चीज़ों को, रिक्वायरमेंट सबसे पहले एड्रेस करो और फिर वर्किंग शुरू कर दो। जो फिगर निकलती है उसको फेंकते जाओ, ठीक है। जिंदगी रही तो आप से इस पर्चे में फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, ठीक है। बस आपकी रिजल्ट वाले दिन ही मुलाकात होगी। अल्लाह आपको कामयाब करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। बाकी ये टाइम अभी लूज़ नहीं करना खुद को, ये टाइम में अब एक आधी रिवीजन और बनती है मॉक के बाद, ठीक है। तो रिवीजन का तरीका बस यही होगा कि आपने रिवीजन प्लान में जो सवाल किए थे उनमें से भी कोई अगर कम करना चाहें तो 2-3 सवाल जो इजी लगे थे वो छोड़ के बाकी सवालों को करना है। लेकिन एक एहतियात रखनी है, हर टॉपिक जो भी करो एक सिटिंग में बैठ के वो सारे सवाल करने हैं रिवीजन प्लान के, चाहे उस पर 5 घंटे लगे, चाहे 10 लग जाए, चाहे 2 घंटे में हो। एक सिटिंग में एक टॉपिक करना है, उस सिटिंग को नहीं छोड़ना जब तक वो सारे सवाल रिवीजन प्लान वाले कर ना लो, या जो कम करने हैं 2-3 कम भी कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।